ठीक है, क्लास को चालू करते हैं अब। एथिक्स के अंदर ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। इस सेशन के अंदर बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि एथिक्स का सिलेबस क्या है। आपको एथिक्स की अगर पढ़ाई करनी है तो वो पढ़ाई किस डायरेक्शन में आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बिल्कुल ही आउटसेट से बता देता हूँ कि अलग से अगर आप इसकी कोई बुक लेना चाहते हैं तो ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है जिसको पढ़ के आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासेस के ऊपर फोकस करें। इसके सिलेबस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें जनरल बात करना चाहूँगा जो कि समझना हमारे एथिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये, आपको क्या लगता है कि यूपीएससी ने अचानक से एथिक्स को हमारे सिलेबस में इंक्लूड करना क्यों चालू किया? एक चीज़ आप आज से ही समझ लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और वो चीज़ है कंटेक्स्ट। हर एक चीज़ का अपना कंटेक्स्ट होता है। मैं आज अगर कहता हूँ कि किसी को भी मारना एक बुरी बात होती है, ठीक है, ये एकदम सही बात है, लेकिन अगर मैं इसका कंटेक्स्ट चेंज कर दूं और मैं कहूं कि एक सोल्जर है, क्या एक सोल्जर अपने देश को बचाने के लिए किसी को मारता है तो वो बुरी बात होगी? वो बुरी बात नहीं रह सकती। ठीक है, किसी को भी मारना बुरी बात है, लेकिन अगर मैं सेल्फ डिफेंस में किसी को मारता हूं तो क्या वो भी बुरी बात है? वो भी बुरी बात नहीं है। तो यानी कि जो कंटेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें जो हैं वो बदल जाती हैं। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस क्वेश्चन के आगे आपको ये जानना है कि किस कंटेक्स्ट में पूछा जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एथिक्स का सिलेबस यूपीएससी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया, तो आपको ये जानना है कि इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि यूपीएससी एक एग्जाम लेती है जिस एग्जाम से हम सिविल सर्वेंट्स को चुनते हैं। तो यानी कि अगर एथिक्स की नॉलेज किसी को होनी चाहिए, अगर किसी की अच्छी नॉलेज है एथिक्स में, उसको वो सिविल सर्वेंट बनाना चाहते हैं, तो एक सिविल सर्वेंट के लिए एथिक्स की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी? ठीक है, तो ये हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से हम एथिक्स की पढ़ाई करते हैं। तो अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो आपने हमेशा पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा, 3 ऑर्गन्स होते हैं इंडिया के या फिर किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी और तीसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेचर का काम है लॉज की फॉर्मुलेशन करना। एग्जीक्यूटिव का काम है जो लॉज बन चुके हैं उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व करना, कोई ग्रीवांस आता है तो उस ग्रीवांस को रिड्रेस करना। तो ये हमने 3 ऑर्गन्स पढ़े थे। जब हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट की, तो सिविल सर्वेंट हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। तो अगर मैं एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा और तोड़ के देखना चाहूं तो एग्जीक्यूटिव हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होता है आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं आपके मंत्री, मिनिस्टर्स। ये जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, ये अपने मेरिट की वजह से नहीं आते पावर में। इनको पावर क्यों मिलती है? इनको पावर इसलिए मिलती है क्योंकि ये लोगों के पास जाते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। इनको लोग जो हैं चुन के भेजते हैं और उसके बाद ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो मंत्री होते हैं, क्या ये परमानेंट होते हैं? ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं। ये कब तक पावर में रहेंगे? ये तब तक पावर में रहते हैं जब तक इनकी लोकसभा के अंदर मेजोरिटी होती है। यानी कि जब तक लोग, जो पॉपुलर जनता है, जब तक किसी भी देश के जो लोग हैं वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे, तब तक वो पार्टी जो है वो पावर में आती रहेगी। जैसे ही लोगों का सपोर्ट चला जाता है वैसे ही वो जो पार्टी है वो पावर में नहीं रहती। यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पावर में आता है लोगों के द्वारा, पावर में रहता है जब तक लोग हैं। इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्यों जानना है? क्योंकि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चीटिंग करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगी, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस को इतना अच्छा करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी सर्विसेज को खरीदने की कोशिश करें। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम करती है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम करती है? वो वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए काम करती है। ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो किस ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ऑब्जेक्टिव होता है टू अटेन पावर एंड टू रिटेन पावर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। पहले तो वो पावर में आना चाहते हैं और दूसरा उस पावर को रिटेन करना चाहते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए उसको क्या चाहिए होता है? उसको वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरे तरह के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
परमानेंट एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को अपनी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये वोट से चुन के नहीं आते, ये चुन के आते हैं अपने मेरिट के बेसिस पर, ये चुन के आते हैं अपनी नॉलेज के ऊपर। ठीक है, इनका जो प्रमोशन होता है, इनका प्रमोशन होता है एक्सपीरियंस के बेसिस पर। ठीक है, ये अपने इस नॉलेज, एक्सपीरियंस और मेरिट को यूज करके किसको असिस्ट करते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये हमारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आएगा। अब एक बारी कोई सिविल सर्वेंट अगर पावर में आ गया तो इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एग्जीक्यूटिव आपके दो तरीके के होते हैं, दोनों का काम पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना ही है। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, जो इंडिया के अंदर सिविल सर्वेंट्स हैं, इन सिविल सर्वेंट्स का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमने अपने ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर जो था उसी स्ट्रक्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं कि जब ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो सिविल सर्विसेज होती थी उसको कहा जाता था इंडियन सिविल सर्विसेज। उस टाइम की ये जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी ये इंडियन नहीं थी, ये इंपीरियल थी। सिर्फ नाम दे रखा था इंडियन सिविल सर्विसेज, लेकिन रियलिटी में ये एक इंपीरियल सर्विसेज थी। ये बिल्कुल भी सिविल नहीं होती थी, बहुत ही अनसिविल होती थी। लोगों की फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए उनको दबाया जाता था, बहुत ही रिप्रेसिव मेजर्स यूज किए जाते थे। और ये जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स होते थे ये अपने आप को सर्वेंट नहीं मास्टर की तरह ट्रीट करते थे। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितने भी उनके हायर ऑफिसर्स हैं, हायर ऑफिसर्स कैसे हो? इंडियन इन ब्लड, इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिशर्स फ्रॉम माइंडसेट। ठीक है, तो वो सिर्फ ब्लड से इंडियन होते थे लेकिन जो उनकी सोच होती थी वो ब्रिटिशर्स की तरह होती थी। वो कभी भी अपने आप को सर्वेंट नहीं मानते थे, अपने आप को मास्टर मानते थे। उस टाइम पर लोगों को किस तरह से ट्रीट किया जाता था? तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी उसको हम इंडियन सिविल सर्विसेज ना कह सकते हैं कि वो एक इंपीरियल अनसिविल सर्विसेज होती थी जिसमें लोग अपने आप को मास्टर की तरह ट्रीट करते थे। यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होते थे, दीज ऑफिशियल्स वर इंडियन इन ब्लड बट ब्रिटिशर्स इन माइंडसेट। यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पर जो इंडिया के लोग होते थे, जो इंडियंस होते थे, इंडियंस को हमेशा सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, जैसे एक राजा होता है, राजा की एक प्रजा होती है। ठीक है, ये जो प्रजा है इसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या राजा को प्रजा चुन के बिठाती है गद्दी पे? नहीं, राजा जो है वो अपनी ताकत की वजह से गद्दी पर बैठता है। जब प्रजा राजा को ना तो चुन सकती है ना ही गद्दी से हटा सकती है, तो क्या राजा अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए कोई काम करेगा? वो उसकी वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, वो उसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। राजा उनसे टैक्स लेता रहेगा, अगर राजा का मन हो गया तो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, वरना वो भी नहीं करेगा। और सेम एटीट्यूड जो है वो अंग्रेजों का होता था। वो इंडियंस को सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती थी और सब्जेक्ट के ऊपर वो सिर्फ रूल ओवर करना चाहती थी, यानी कि अपने रूल को उनके ऊपर थोपना चाहती थी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिशियल्स का एटीट्यूड क्या होता था? ऑफिशियल्स का एटीट्यूड होता था एलिटिस्ट एटीट्यूड, यानी कि हम तो मास्टर हैं, हम तो राजा बन गए और ये जो आम जनता है, इन आम जनताओं की कोई भी वैल्यू वो नहीं करते थे। इसको एलिटिस्ट एटीट्यूड कहा जाता है। ठीक है, एलिटिस्ट एटीट्यूड के साथ वो काम करते थे। उनकी जो अप्रोच होती थी वो होती थी आइवरी टावर अप्रोच। आइवरी टावर अप्रोच, ये कुछ कीवर्ड्स हैं इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आइवरी टावर अप्रोच का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो एक आइवरी के टावर के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठ के वो पॉलिसीज, किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए, उन पॉलिसीज को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, उस तरह के फैसले लेते रहते थे। लेकिन रियलिटी में उन पॉलिसीज का जो असर है वो ग्रास रूट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, इतनी ऊंचाई से इस आदमी को ये नहीं पता कि ग्रास रूट पे जो आदमी बैठा हुआ है उस आदमी की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है, जब उसकी रियल प्रॉब्लम्स ही नहीं पता है तो वो पॉलिसीज को उनके अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मुलेट करेगा? तो अल्टीमेटली क्या होता था, इस आइवरी टावर अप्रोच की वजह से जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, सिविल सर्वेंट्स की जो पॉलिसीज होती थी वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी। ठीक है, ऑपरेसिव पॉलिसीज वो फॉलो करते थे। आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक मिसमैच होता था बिटवीन नीड्स, डिमांड्स एंड पॉलिसीज। यानी कि ग्रास रूट लेवल पे जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं लोगों की, उसमें और जो पॉलिसीज बन रही हैं, इन दोनों के बीच में कोई मेल नहीं होता था, एक मिसमैच शायद देखने को मिलता था।
ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे ब्रिटिश के टाइम पर जो हमारी इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अनफॉर्चुनेटली हमने इसी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमने एज इट इज कॉलोनियल रूल से अडॉप्ट कर लिया। स्ट्रक्चर के साथ साथ जो प्रोसेसेस हैं, जो लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, वो रूल्स भी उसी जमाने के चले आ रहे हैं। इसीलिए कई बार आपने ये स्टेटमेंट सुनी होगी दैट 21st सेंचुरी इंडिया, 21st सेंचुरी इंडिया इज रूल्ड बाय 18th सेंचुरी लॉज। क्यों? क्योंकि कानून वही चले आ रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो अभी 21st सेंचुरी में काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद भी इन लॉज को अपडेट नहीं किया गया। ये जो लॉज हैं, ये लॉज आज की डिमांड को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंडिया आज़ाद तो हो गई, आज़ाद होने के बाद सिविल सर्विसेज का सेम स्ट्रक्चर और प्रोसेस हमने इनहेरिट कर लिया। लेकिन चेंजेस कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं इंडिया की पॉलिटी के अंदर। इंडिया की पॉलिटी अब क्या हो गई? अब कोई फॉरेन रूल इंडिया के ऊपर नहीं है। इंडिया के ऊपर कोई फॉरेन रूल नहीं है। इंडिया के अंदर किसका रूल है? इंडियंस का ही रूल है। और कैसा रूल है? डेमोक्रेसी। तो इंडिया के अंदर अब डेमोक्रेसी आ गई है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जो भी आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तब तक पावर में रहेंगे जब तक कि वो लोगों की विशेष को फुलफिल कर रहे हैं, जब तक कि उनके पास पीपल सपोर्ट है, जनता का सपोर्ट है। ठीक है, तो अब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इनकी सर्वाइवल इस बात पे डिपेंड करती है कि लोग खुश हैं या नहीं है। लोगों को खुश करने के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती हैं, जो कि वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती हैं। और इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कौन करेगा? इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, अगर सिविल सर्वेंट इनएफिशिएंट है और इन पॉलिसीज को सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो जो ये लोग हैं, ये लोग खुश नहीं रह पाएंगे, ये दुखी हो जाएंगे। और अल्टीमेटली लोग अपना दुख किसको दिखाएंगे? लोग अपना दुख पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दिखाएंगे। इसको समझने के लिए एक बार फिर से देखते हैं हम। देखिए, जो जनता है, जनता के पास एक पावर है और वो पावर है वोट की। और यही वोट चुनता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होगा। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के थ्रू। परमानेंट एग्जीक्यूटिव के थ्रू। परमानेंट एग्जीक्यूटिव परमानेंट है। ठीक है, यानी कि अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसको तो रिमूव करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो जनता किसको दोषी ठहराएगी? जनता दोषी ठहराएगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, जनता का वोट किसको चुन के भेजता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुन के भेजता है। इसीलिए अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं करेगा या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं करेगा तो पनिशमेंट किसको देगी जनता? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को देगी। इसीलिए यहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहती है कि लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि लॉज की इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो उसकी पनिशमेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को दी जाएगी लोगों के द्वारा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने में परमानेंट एग्जीक्यूटिव का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यानी कि अगर ये भी अपना काम ढंग से नहीं कर रहे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो उस केस में भी पनिशमेंट किसको मिल जाएगी? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को मिल जाएगी। इसीलिए अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किया जाता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स का कंप्लीट कंट्रोल होगा ओवर सिविल सर्वेंट्स। यानी कि सिविल सर्वेंट अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मंत्रियों की होती है। इसीलिए अगर कोई सिविल सर्वेंट अच्छे से काम नहीं करता तो क्या किया जाता है? उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। और बहुत ही ज्यादा, अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा केस हो जाए तो उस केस के अंदर उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। और टर्मिनेट कौन कर सकता है सिविल सर्वेंट्स को? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें लोगों के लिए अकाउंटेबल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब ये जो हमने मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला है, इससे एक बात निकल के आती है कि अगर
पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कंप्लीट कंट्रोल है ओवर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव किसी सिविल सर्वेंट को इलीगल काम करने के लिए बोलेगा तो क्या परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसको मना नहीं कर सकता? ठीक है, तो यहां पे धीरे धीरे देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब तक बहुत सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप नहीं हुई थी। हमें मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता था, जिसके अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो बोल देता था वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव को करना पड़ता था। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का एक फ़ोन जाता था और उस फ़ोन के बाद परमानेंट एग्जीक्यूटिव को क्या करना पड़ता था, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन बेच देनी पड़ती थी, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई भी क्लियरेंस देनी पड़ जाती थी, कोई भी अप्रूवल देना पड़ जाता था। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एक एक फ़ोन कॉल पे परमानेंट एग्जीक्यूटिव को सारे काम करने पड़ते थे। पर धीरे धीरे नए नए कन्वेंशंस बनते हैं और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ इलीगल काम करने को परमानेंट एग्जीक्यूटिव को कहता है तो वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव उसको मना कर सकता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से कह सकता है कि आप जो भी ऑर्डर मुझे दे रहे हो वो ऑर्डर रिटर्न फॉर्म में दो, रिटर्न फॉर्म में दो। रिटर्न फॉर्म के अंदर अगर कोई ऑर्डर है और कल को कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कोर्ट के सामने क्या कहेगा कि मुझे तो लिखित में ये आदेश मिले थे मंत्री के द्वारा, तो मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव के अंदर आप हमेशा अपने सीनियर्स के पास जा सकते हैं और सीनियर से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, सीनियर्स को हमेशा आप लूप में रख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अगर आपके सीनियर्स लूप में हैं तो आपको अगर कल को कोई दिक्कत आएगी तो सीनियर जो है वो आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप अकेले आइसोलेशन में काम कर रहे हैं तो ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट कम हो जाता है। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो केस स्टडीज आएंगी उन केस स्टडी के अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी आपको इलीगल चीज़ लग रही है तो आप रिटर्न फॉर्म में रखें। रिटर्न फॉर्म क्या करता है, इसकी भी मैं आपको एक लैंग्वेज बताता हूँ। रिटर्न फॉर्म क्रिएट करता है, रिटर्न फॉर्म क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्या होती है? देखिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ने आज एक फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि मेरा दामाद है, मेरे दामाद को एक ज़मीन बहुत ही सस्ते दामों में बेच दें। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने उस ज़मीन को बहुत ही सस्ते दामों में 100 रुपये में 100 एकड़ ज़मीन बेच दी उसके दामाद को। ठीक है, अब कई सालों तक वो ज़मीन को यूज़ करता रहा उसका दामाद। आज से 30 सालों के बाद, आज से 30 सालों के बाद इस ज़मीन के ऊपर कोई केस हो गया। इस परमानेंट एग्जीक्यूटिव को ये याद भी नहीं है कि इसने इसको ज़मीन क्यों दी थी। हो सकता है ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ये आज की डेट में सर्वाइव ही नहीं करता, ये इनकी डेथ हो चुकी है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर चीज़ रिटर्न फॉर्म में होगी तो वो रिटर्न फॉर्म में फाइल की फॉर्म के अंदर जो लैंड बेचने वाला डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के अंदर जो फाइल बनी होगी उस जमीन की, उस फाइल के अंदर ये रिटर्न फॉर्म के अंदर लिखा होगा कि किसने किसको ऑर्डर दिया था और जमीन क्यों बेची गई थी, और इसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो हमेशा रिटर्न फॉर्म को आपको इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अपने सीनियर्स को हमेशा लूप के अंदर रखना है। सीनियर्स में भी आप एक चीज याद रख सकते हैं कि जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, स्टेट के अंदर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उन सभी सिविल सर्वेंट्स के का जो हेड होता है वो चीफ सेक्रेटरी है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप चीफ सेक्रेटरी के पास जा सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर इलीगल काम करने का प्रेशर है, चीफ सेक्रेटरी से आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उनसे एडवाइस ले सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी से एडवाइस लेने के बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर। कैबिनेट सेक्रेटरी कहाँ पे होते हैं? ये आपके केंद्र में, सेंटर में बैठे होते हैं। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी से आप मदद मांग सकते हैं। और वहां से भी नहीं हो रही तो आप किसके पास जा सकते हैं? आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास जा सकते हैं। यानी कि इलीगल काम आपको नहीं करना है, उससे बचाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं, वो ये 3 तरीके आप अपना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपनी उसी कहानी पे वापस आते हैं, थोड़ा सा साइड ट्रैक हो गए हम। अच्छा, ये जो क्लासेस हैं ये थोड़ी सी ऐसे ही रहेंगी, डायलॉग फॉर्म में ही रहेंगी क्लासेस। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए, ताकि केस स्टडी में आप तुरंत पॉइंट्स बना सकें। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के जो गोल्स हैं, इंडिया के गोल्स चेंज हो चुके हैं। अंग्रेजों के क्या गोल्स थे? अंग्रेजों के गोल्स थे अपने रूल को
जितना हो सके उतना एक्सटेंड करना। वो चाहते थे कि इंडिया के ऊपर लंबे से लंबे समय तक रूल करते रहे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के गोल क्या हो गए? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के गोल हो गए रैपिड डेवलपमेंट। तेजी से इंडिया को डेवलप करने की जरूरत है। इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है उन इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, लोगों के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। ये सारे के सारे जो आपके इनइक्वालिटी में आप कह सकते हैं जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होती है वो करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है। तो अब इंडिया के गोल क्या हो गए? अब इंडिया के गोल हो गए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करना, इंडिया की डेवलपमेंट को इंक्रीज करना, इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करना। ठीक है, गोल हमारे चेंज हो चुके हैं, लेकिन इन गोल को इंप्लीमेंट करने की जो बॉडी है वो बॉडी आज भी सिविल सर्वेंट्स की ही है। ये जो सिविल सर्वेंट हैं, इन सिविल सर्वेंट को जब भी मैं आपसे बात करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि एक सरकारी ऑफिसर को आप कैसे देखते हैं, तो आप कहेंगे सरकारी ऑफिसर काम नहीं करना चाहते, वो लेजी हैं। सरकारी ऑफिसर लाल फीताशाही या फिर रेड टेपिज्म के पीछे छुपते हैं। रेड टेपिज्म का मतलब होता है चीज़ों को डिले करते जाना। ठीक है, चीज़ों को डिले करते जाना। सिविल सर्वेंट जो हैं उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। एम्पैथी नहीं है का क्या मतलब है? एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक कोई 70 ईयर्स की विडो है, वो अपनी पेंशन लेने के लिए सरकारी दफ्तर में जाती है और वहां का जो सरकारी बाबू है वो इस विडो से भी ब्राइब लेता है। वो इस विडो से भी ब्राइब लेता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? उसने बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं दिखाई कि जो ब्राइब है, जो ब्राइब से पैसे जा रहे हैं वो विडो के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उससे ब्राइब ना ले। उसको बिल्कुल भी सोसाइटी के अंदर एम्पैथी का, अगर मैं कहूँ, जैसे आपसे बोला जाता है ना, अपने आप को दूसरे के जूते में रख के देखो, पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे सिविल सर्वेंट्स के अंदर मिसिंग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट रूल्स को वो इतना फॉलो करते हैं कि वो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है वो उस ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने आज की डेट में सिविल सर्वेंट्स को हमने इसलिए एम्प्लॉयमेंट दी है, इसलिए नौकरी पे रखा है ताकि ये लोगों का वेलफेयर करे। एक सिविल सर्वेंट को हमेशा ये इंश्योर करना है कि अगर कोई 70 ईयर्स की विडो आ रही है तो उसको पेंशन टाइमली मिले। जितना कम हैसल के साथ हो सके उतने कम हैसल से उसको पेंशन मिलती रहे। ठीक है, ये सिविल सर्वेंट का गोल है कि उसको पेंशन टाइमली मिलती रहे। लेकिन सिविल सर्वेंट अपने इस गोल को भूल जाता है और सिविल सर्वेंट क्या देखता है? वो देखता है कि रूल्स क्या क्या हैं पेंशन देने के। वो रूल्स में देखेगा कि एज क्या है, एज के बाद देखेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फिर उसके बाद कोई और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं वो इन रूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना कि इस वेलफेयर को। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट के लिए रूल्स को इंपॉर्टेंस तो देनी है, बट देयर माइट बी टाइम्स व्हेन सिविल सर्वेंट्स वुड हैव टू बेंड द रूल्स, नेवर ब्रेक द रूल्स। आपको रूल्स कभी भी ब्रेक नहीं करने हैं, पर तुम्हें रूल्स को बैंड करने की जरूरत पड़ जाएगी। इसके लिए एक केस स्टडी के बारे में मैं बात करता हूं जो यूपीएससी ने पूछी थी। केस स्टडी क्या है? सरकार ने एक स्कीम बना रखी है, सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई है और उस स्कीम के अंदर सरकार ने यह कहा है कि किसी भी गांव में जितने भी विडोज हैं, जो कि उस गांव में 15 सालों से रह रहे हैं, उन सभी को पक्का मकान मिलेगा। ठीक है, पक्का हाउस उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये एक स्कीम बना रखी है। अब केस स्टडी के अंदर ये कहा गया था कि एक 70 ईयर की विडो है, मतलब एज कोई भी हो, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। 70 ईयर की विडो है, वो आपके ऑफिस में आती है, आप उस एरिया के डीएम है, आपके ऑफिस में आती है और वो आपसे कह रही है कि उस विडो को पक्का हाउस की ज़रूरत है। लेकिन इस विडो के पास ये प्रूव करने का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये प्रूव करने का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो 15 सालों से उस गांव में रह रही है। ठीक है, तो आपका क्या स्टेप होने चाहिए? अब यहाँ पे आपके रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स कहते हैं कि पक्का हाउस किसको मिलेगा? विडो होनी चाहिए और 15 साल से उस गांव में रह रही होनी चाहिए। 15 साल तक वो इस गांव में रह रही है, इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जैसे कि या तो उसके नाम पे कोई ज़मीन हो, उसके नाम पे कोई बिल आता हो, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जिन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके ये असर्टेन किया जाए कि वो कितने टाइम से रह रही है। लेकिन उसके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है।
तो अगर कोई सिविल सर्वेंट अंग्रेजों के टाइम का कॉलोनियल माइंडसेट का सिविल सर्वेंट होता तो वो क्या कर देता, वो कहता कि तेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं तेरे को पक्का हाउस नहीं दे रहा। लेकिन अब हमें कॉलोनियल माइंडसेट नहीं, हमें डेमोक्रेटिक माइंडसेट चाहिए। हमें डेमोक्रेटिक माइंडसेट चाहिए, हमें एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो कि सोसाइटी के अंदर वेलफेयर को इंक्रीज करने की कोशिश करे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में रूल्स को थोड़ा सा बैंड किया जा सकता है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वहां का जो भी सरपंच होगा, जो पंचायत होगी, पंचायत से आप ये पूछ सकते हैं कि ये विडो कितने समय से वहां पे रह रही है। ठीक है, स्टैम्प पेपर पे उस एरिया के एमएलए से अप्रूवल, मतलब एमएलए से अप्रूवल लेके स्टैम्प पेपर पे उसका डॉक्यूमेंट बनवाया जा सकता है ताकि उसको घर दे दिया जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे, रूल्स को सिर्फ बैंड किया जा रहा है। ठीक है, तो जब सिचुएशन नॉर्मल चलती है, तो सिविल सर्वेंट्स को हमेशा रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो उस केस में वो रूल्स को बैंड कर सकता है बट नेवर ब्रेक, ठीक है। प्लस हर एक चीज रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। प्लस कंसल्ट योर सीनियर्स कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उनको लूप में रखिए ताकि उन्हें यह पता चले कि आप करप्शन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हर एक चीज के अंदर जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसके अंदर इंश्योर करिए हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, बिल्कुल गांव के लोगों से आप बैक करा सकते हैं। तो हर एक सिविल सर्वेंट को ये इंश्योर करना है कि जब वो कोई एक्शन लेता है तो वो डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे उसके एक्शंस। ये दोनों आपके एक तरह से चेकलिस्ट हो सकती हैं। ठीक है, चेकलिस्ट हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक कीवर्ड आता है, अब हम अपने सिलेबस के ऊपर आते हैं कि ये जो पूरी की पूरी हमने कहानी की है, इस कहानी में एथिक्स कैसे जुड़ा हुआ है। एथिक्स जुड़ा हुआ है आपके एक्शन के ऊपर। जब भी कोई इंसान कोई एक्शन लेता है तो वो एक्शन या तो गुड हो सकता है या फिर बैड हो सकता है, और इसकी जजमेंट हमें कैसे मिलती है, इसकी जजमेंट हमें मिलती है बाय द स्टडी ऑफ एथिक्स। आपने जो भी ह्यूमन एक्शन लिया है वो ह्यूमन एक्शन अच्छा है या बुरा है, ये हमें एथिक्स बताएंगे। ठीक है, हमेशा ये कोसते हैं कि जो हमारा मंत्री करप्ट है। हम जब किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर पुलिस कांस्टेबल को किसी से ब्राइब लेते हुए देखते हैं तो हम उस पुलिस ऑफिसर को या फिर उस कांस्टेबल को कोसने लग जाते हैं कि ये इंसान जो है ये करप्ट है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स या फिर कोई भी सरकारी बाबू है, गवर्नमेंट ऑफिसर रेड टेपिज्म में इंडल्ज करता है, रेड टेपिज्म लाल फीताशाही दिखाता है, लेजी है। ठीक है, तो उस केस में भी हम उस गवर्नमेंट ऑफिसर को कोसने लग जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ और एग्जांपल देखिए। जब भी एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी फीमेल का रेप हुआ है। जब भी किसी फीमेल का रेप होता है तो कोई ना कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी आपको ऐसी मिल जाती है जो ये कहने लगती है कि उस लड़की की ही गलती है, यानी कि विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। पुलिस जब इस विक्टिम से इंटेरोगेट करती है तो वो एक जजमेंटल आइज के साथ उसको इंटेरोगेट करेगी। और हमेशा नहीं, मतलब कई बार आपको ये इंसिडेंट देखने को मिलते हैं कि वो हमेशा रेप विक्टिम ने क्या क्या गलतियां की, उन गलतियों के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं। ठीक है, उनको एक तो वो ऑलरेडी रेप की विक्टिम है, फिर ऊपर से उसको और भी ज्यादा विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो इन सब चीजों के अंदर भी हम पुलिस ऑफिसर्स को कोसते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रेड टेपिज्म क्या होता है, आकाशदीप का क्वेश्चन है। रेड टेपिज्म मतलब क्या है? देखिए, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन किसी भी ऑफिस के अंदर देते हैं तो वो एप्लीकेशन के बेसिस पर एक फाइल ओपन की जाती है। ठीक है, ये फाइल है, उस एप्लीकेशन को इस फाइल में लगाया जाएगा और इस फाइल के अंदर इस एप्लीकेशन से जुड़ी हुई जितनी भी कार्यवाही होगी वो सारी की सारी इसी फाइल के अंदर होगी। ठीक है, अगर ऑफिसर कोई आपसे कम्युनिकेशन करेगा तो वो कम्युनिकेशन की एक कॉपी भी इस फाइल के अंदर लगाई जाएगी। अगर इस फाइल को किसी सीनियर के पास भेजना होगा इस एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेने के लिए तो वो भी चीज़ इसी फाइल के ऊपर होगा। तो रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है, ये जो फाइल होती है इस फाइल को जब बंद करते हैं तो इसको ऊपर एक धागा लगा होता है और उस धागे से इसको बांध दिया जाता है। ठीक है,
एक धागा लगा होता है, उस धागे से इसको बांध दिया जाता है ताकि अंदर के पेपर गिरे ना। तो ये इस तरह की फाइल होती है। रेड टेपिज्म का क्या मतलब है? सरकारी बाबू होता है, सरकारी बाबू फाइल के ऊपर काम ही नहीं करना चाहता जब तक कि उसको ब्राइब ना मिले। तो वो क्या करता है, वो इस फाइल को हमेशा बंद रखता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि हर एक चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिसर को कोस रहे हैं, हम पुलिस ऑफिसर को कोस रहे हैं, हम अपने मंत्रियों को कोस रहे हैं, लेकिन एक रियलिटी जो हम भूल जाते हैं, वो रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये लोग कहाँ से निकल के आ रहे हैं? ये सारे के सारे लोग उसी सोसाइटी से निकल के आ रहे हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के जो कल्चर है, इस सोसाइटी का जो ट्रेडिशन है, वही कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो इन लोगों ने इनकलकेट किया हुआ है। तो आपको ये भी देखना है कि हमारे समाज का कल्चर ही ऐसा है कि जब तक ब्राइब नहीं करोगे तब तक काम ढंग से नहीं हो सकता। अगर आपको एक लाइन में लगना पड़ जाए और आपको ये पता चल जाए कि आपका नंबर 4 घंटे के बाद आएगा, तो आप क्या करेंगे? आप किसी ना किसी एजेंट को पकड़ेंगे, उस एजेंट से बोलेंगे कि 100-200 रुपये ले ले और मेरा काम जल्दी करा दे। आपने खुद एक कल्चर बना रखा है ब्राइब का, तो फिर ये आदमी जो है ये ब्राइब लेगा ही लेगा। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि आप किसी भी इंसान को ब्लेम कर रहे हैं तो आपको साथ में ये भी देखना है कि हमारी सोसाइटी के अंदर से ही वो आदमी निकल के आ रहा है। जो एक पुलिस ऑफिसर की शॉर्टकमिंग्स हैं, वही शॉर्टकमिंग्स हमारी सोसाइटी की हैं, हमारी सोसाइटी के ढेर सारे लोगों की हैं। तो उसी तरह जो सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हमारे सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं। और इस सोसाइटी के जो कल्चर नॉर्म्स होते हैं, यानी कि जो हमारी सोसाइटी के एथिक्स हैं, वही एथिक्स गवर्न करते हैं, वही एथिक्स गवर्न करते हैं इंडिविजुअल के ह्यूमन एक्शन को, इंडिविजुअल के ह्यूमन एक्शन को। तो जो भी एक्शन है वो एक्शन कैसा लेगा? जैसे उसके एथिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। ठीक है, और एक चीज और आप देखेंगे, करप्शन की हम बात कर रहे हैं, क्या करप्शन को रोकने के लिए इंडिया के अंदर कोई कानून नहीं बने हुए? क्या इंडिया के अंदर रूल्स नहीं बने हुए, रेगुलेशन नहीं बने हुए? इंडिया के अंदर करप्शन को रोकने के लॉज भी हैं, रूल्स भी हैं, रेगुलेशन भी हैं, सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही सीवियर पनिशमेंट भी बताते हैं कि अगर कोई ऑफिसर करप्ट है तो उसकी ढेर सारी उसके ऊपर बहुत ही सीवियर पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी आपको करप्शन की इतनी प्रिवलेंस क्यों देखने को मिल रही है? करप्शन की इतनी प्रिवलेंस इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि करप्शन इंडिया का वे ऑफ लाइफ बन चुका है, इंडिया का वे ऑफ लाइफ बन चुका है। लॉज जो हैं वो इंप्लीमेंट जरूर हो रहे हैं, लेकिन करप्शन जो है वो इंडिया के, आप कह सकते हैं, रग रग में इतना समा चुका है कि करप्शन को लोग रिपोर्ट ही नहीं करना चाहते। बहुत सारे लोग स्पीड मनी देते हैं ताकि उनका जो काम है, उनका काम तेजी से हो जाए। तो जब लोग या फिर सोसाइटी चेंज नहीं हो रही तो फिर ये लॉज जो हैं ये सही से काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, लॉज जो हैं, लॉज हमेशा एक इलीगल एक्टिविटी होने के बाद पनिशमेंट देते हैं। लॉज हमेशा एक इलीगल एक्टिविटी होने के बाद पनिशमेंट देते हैं, लेकिन जो एथिक्स हैं, अगर एथिक्स हमारे अच्छे हैं तो वो इलीगल एक्टिविटी को होने से ही रोकते हैं। ठीक है, रेप के लॉज बने हुए हैं, रेप के लॉ बने, अगर कोई किसी का रेप कर देगा तो उसको पनिशमेंट होगी। लेकिन अगर एक सोसाइटी ऐसी है जो कि एथिकल सोसाइटी है, जो कि वैल्यूज को, मॉरल्स को, वैल्यूज को, एथिक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो उससे रेप जो है, रेप प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एथिक्स की जो स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जब हम एथिक्स को आगे भी पढ़ेंगे तो हम दो पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। एथिक्स की एक स्टडी की जाएगी एज अ सिविल सर्वेंट, कि एक सिविल सर्वेंट को एथिक्स के अंदर क्या क्या वो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। दूसरी एथिक्स की पढ़ाई होती है सोसाइटी को लेके, कि सोसाइटी के अंदर एथिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के जो एथिक्स हैं वही अल्टीमेटली सिविल सर्वेंट के एथिक्स को भी गाइड करते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, तो इसीलिए अगर सोसाइटी के एथिक्स अच्छे हैं तो सिविल सर्वेंट के भी एथिक्स अच्छे होंगे। सोसाइटी के एथिक्स अच्छे हैं तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो होने से पहले ही प्रिवेंट की जा सकती हैं, उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। एथिक्स आर प्रिवेंटिव, लॉज आर प्यूनिटिव। मूवीज में भी यही प्रमोशन है। मूवीज के अंदर आपको सिंघम दिखाई जाती है। सिंघम का क्या काम है कि उसको जो दिखाई दे रहा है उसकी पिटाई कर रहा है। ठीक है, आपको दबंग दिखाई जाती है। दबंग के अंदर क्या दिखा रहे हैं? एक ऐसा पुलिस वाला है जो गुंडे की तरह है। क्या एक पुलिस वाले को गुंडे की तरह होना चाहिए? आज की डेट में अगर किसी इनोसेंट इंसान को, मेरे जैसे इंसान को पुलिस स्टेशन जाना पड़ जाए, मतलब मेरा ही फ़ोन चोरी हुआ है, मैं अपने फ़ोन की ही रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और मेरे को ही डर लग रहा है, मतलब मेरे को जो
जस्टिस दिला सकता है, मैं उस जस्टिस वाले इंसान के पास जाते हुए अगर डर रहा हूँ तो क्या मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहूँगा? मैं पुलिस स्टेशन जाना ही नहीं चाहूँगा। पुलिस कैसी होनी चाहिए? पुलिस होनी चाहिए जिसको आप इजीली अप्रोच कर सको, जिसके पास जाने में आपको डर ना लगे। ठीक है, लेकिन इंडिया की पुलिस जो है वो अलग है। क्यों अलग है इंडिया की पुलिस? क्योंकि इंडिया का जो पॉलिटिकल सॉरी जो पुलिस का स्ट्रक्चर है वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटिशर्स से लिया है। ब्रिटिशर्स पुलिस को जब अपॉइंट करती थी तो ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव होता था सब्जुगेट करना। पुलिस को हमेशा क्या बोला जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? पुलिस को हमेशा ब्रिटिशर्स के टाइम पे बोला जाता था पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स, फोर्स का मतलब है ताकत, जबकि पुलिस क्या होनी चाहिए? पुलिस सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर सेम ब्रिटिशर से सेम स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इसके जो गोल्स हैं वो गोल्स चेंज हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक उन गोल्स को अचीव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहां तक आप समझे कि एथिक्स की सोसाइटी में क्या जरूरत पड़ रही है। अब एथिक्स की सोसाइटी में और भी क्या जरूरत पड़ रही है? तो आपको पता है 1947 में मैं अगर चला जाऊं और मैं आज 2022 में आऊं, क्या हमारी सोसाइटी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं? हमारी सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? पहला तो चेंज, इंडिया के जो फैमिली थी वो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर अडॉप्ट रखती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। ठीक है, आज की डेट में आपको न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही ऐसी अनकन्वेंशनल चीजें आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि लिव इन रिलेशंस, लिव इन रिलेशन आपको देखने को मिलता है। इससे पहले के जो आपके नॉर्म्स होते थे उसके अंदर आपको दो सेक्सेस देखने को मिलते थे, मेल या फीमेल। आज आपको ट्रांसजेंडर्स हो गए। ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी हो गई। ये ये सारी चीजें आती जा रही हैं। पहले 1947 की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्लोज्ड इकोनॉमी हम फॉलो करते थे, क्लोज्ड इकोनॉमी होती थी। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादातर कैसी थी? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते थे। इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी। आज की डेट में मैं अगर इकोनॉमी की बात करूं तो ओपन इकोनॉमी है, पूरे के पूरे दुनिया के साथ हमारा लिंक है, हमारे ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो आ चुका है, मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं, मार्केट फोर्सेस काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर की जगह अब सर्विस सेक्टर जो है वो डोमिनेंट बन चुका है, वो डोमिनेंट बन चुका है। इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, ये तो इकोनॉमी का हो गया। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो इंडिया की पॉलिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं? 1947 से लेकर लगभग 1991 तक इंडिया की पॉलिटी बड़ी सिंपल होती थी। किस फॉर्म में सिंपल होती थी? कि ज़्यादातर जो रूल रहा है वो सिंगल पार्टी का रहा है, सिंगल पार्टी का रूल रहा है। ठीक है, जो हमारे शुरुआती नेता थे 1947 से लेकर 1967 तक के, वो नेता कैसे थे? आइडियल थे। ठीक है, आइडियलिस्टिक थे, वो वेलफेयर के लिए काम करना चाहते थे। आज की डेट में इंडिया की पॉलिटी के अंदर क्या चेंज हुआ है? इंडिया की पॉलिटी कॉम्प्लेक्स बन गई है, इंडिया की पॉलिटी कॉम्प्लेक्स बन गई है। इसका मतलब क्या है? कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं, सिंगल पार्टी का रूल हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो कोलिशन गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। मल्टीपल पार्टीज आ चुकी हैं। ठीक है, मल्टीपल पार्टीज आ चुकी हैं, रीजनल पार्टीज आ चुके हैं, छोटे छोटे रीजन के अंदर एक एक पार्टी बन चुकी है। ठीक है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हो चुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं। प्रोफेशनल मतलब दे वॉन्ट टू अटेन पावर एंड रिटेन पावर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, और उसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाने को तैयार है। हुक एंड क्रुक, पॉलिटिक्स के अंदर ये जो हुक एंड क्रुक का तरीका है, इस तरीके को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्रिमिनल्स का रोल जो है, क्रिमिनल्स का रोल इंक्रीज हो गया है। पॉलिटिक्स के अंदर मनी का रोल जो है वो इंक्रीज हो गया। तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। हमारे सोसाइटी जो है, हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले सिंपल सोसाइटी थी, हमारी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स हो गई है, हमारी पॉलिटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, हमारी टेक्नोलॉजी, पहले हमारी सिंपल टेक्नोलॉजी होती थी, आज की डेट में टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। इसके तो एग्जांपल भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि स्पेशली आफ्टर 1991, आफ्टर 1991 इंडिया
इंडिया जो है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ती जा रही है. कॉम्प्लेक्सिटीज आर विजिबल इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, बी इट सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. हर एक स्फेयर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो रही हैं. जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज हो रही हैं वैसे वैसे सिविल सर्वेंट का जो रोल है, सिविल सर्वेंट का रोल भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. सिविल सर्वेंट को अब क्या करना है, सोसाइटी में जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है हर एक इंसान के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं. यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है पेपर को क्लियर करना. यूपीएससी का ऑब्जेक्टिव है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना. ठीक है. आपके पड़ोसी का ऑब्जेक्टिव होगा, बहुत ही सेडिस्ट आदमी है, आपके पड़ोसी का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ आपकी लाइफ को डिफिकल्ट बनाना, इसीलिए वो आपके पार्किंग स्पेस में अपनी गाड़ी को लगा के चला जाता है. यानी कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं और हर एक इंसान अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है. 1991 के बाद से जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी कॉम्प्लेक्स हो चुका है. 1947 में, या फिर मैं आपको एक और रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं, जब भी आप किसी रूरल एरिया की बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं, रूरल एरिया में लाइफ बड़ी सिंपल होती है, वहां का लोग बड़े खुश रहते हैं, सिंपल लाइफ है लेकिन हैप्पी लाइफ है. क्या इस तरह की स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलती है? शहरों के लिए क्या बोला जाता है कि लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती जा रही है. शहरों में लाइफ डिफिकल्ट होती जा रही है, और वो डिफिकल्टी क्यों है? क्योंकि शहरों के अंदर लोग जो हैं वो एस्पिरेशनल हो गए हैं. हर एक इंसान को बड़े से बड़ी चीज़ अचीव करने की के लिए वो एस्पायर करता है. ठीक है. अगर आप ग्रुप बी ऑफिसर बन जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि काश मैं ग्रुप ए ऑफिसर बन जाऊं. आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लेंगे तो आप कहेंगे कि मेरे को यंग एज में सिविल सर्वेंट बनना है ताकि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बन पाऊं, कैबिनेट सबसे हाईएस्ट सेक्रेटरी जो होता है वो बन पाऊं. ठीक है. क्या हो रहा है, आपकी एस्पिरेशंस हाई है. आपके पास आज हो सकता है रियल मी का फोन हो, आपको चाहिए हो आईफोन. आपके पास i10 कार हो और आपको चाहिए BMW. तो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं वो एस्पिरेशंस भी इंक्रीज होती जा रही हैं और हर एक इंसान उन एस्पिरेशंस को अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है. यहाँ पे सिविल सर्वेंट का रोल क्या है? सिविल सर्वेंट का रोल है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को रिकंसाइल करें, उन ऑब्जेक्टिव को रिकंसाइल करें. ठीक है. अलग अलग प्रेशर्स जो हैं वो एक सिविल सर्वेंट के ऊपर आते हैं. इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि फॉरेस्ट में से पेड़ काटने को आसान कर दो ताकि वो जंगलों को साफ करके उसके ऊपर अपनी इंडस्ट्री लगा सके. लेकिन उसी फॉरेस्ट के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही है वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. एज अ सिविल सर्वेंट आपको इन दोनों के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिकंसाइल करने की जरूरत है. ठीक है. तो इसके लिए एक सिविल सर्वेंट को कुछ क्वालिटीज को इनकलकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उन क्वालिटीज को हम एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है. अब जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर क्योंकि अब सिविल सर्वेंट के ऊपर इतनी सारी ड्यूटी आ गई है, इसीलिए सिविल सर्वेंट को इनोवेटिव सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है. इन्वेंटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने की जरूरत पड़ती है. उसको अपनी स्किल्स को रेगुलरली अपडेट करना होता है. इसीलिए जब आप सिविल सर्वेंट बन भी जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि आपकी रेगुलर इंटरवल पे छोटी छोटी ट्रेनिंग होती रहेंगी. पहले आपकी एक फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद और भी ट्रेनिंग होती रहती है. क्यों? ताकि आप अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें. ठीक है. तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है? सिविल सर्वेंट को ज़रूरत है कि वो स्किल्स को अपडेट करता रहे. यानी कि सिविल सर्वेंट के पास इनफ एप्टीट्यूड होना चाहिए, इनफ एप्टीट्यूड होना चाहिए चीज़ों को ग्रास्प करने का, चीज़ों को ग्रास्प करने का. और ये आपके, अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो हमारा पहला चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर बात करता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की. इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो एथिक्स है, एथिक्स का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है. जो सोसाइटी के एथिक्स होते हैं वही एक इंडिविजुअल के वैल्यूज बन जाती हैं. क्यों? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल है वो इसी सोसाइटी में रह रहा है, इसी सोसाइटी के जो कल्चर है वही कल्चर इस इंडिविजुअल में इनकलकेट हो जाएगा. और ढेर सारे इंडिविजुअल सोसाइटी में रह रहे होंगे, ढेर सारे इंडिविजुअल्स की जो वैल्यूज होंगी, हर एक इंडिविजुअल की अपनी वैल्यू है.
इंडिविजुअल से ही मिलके सोसाइटी बनी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिविजुअल की जो वैल्यूज़ हैं उन्हीं वैल्यूज से हम एथिक्स को बनाते हैं, और जो सोसाइटी की एथिक्स है वही एथिक्स इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को बनाती है। यानी कि ये एक सर्कुलर रिलेशन हमें देखने को मिलता है सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में। इसीलिए एथिक्स की सोसाइटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। किस तरह से वैल्यूज़ बनाई जाती हैं, किस तरह से वैल्यूज़ एक इंसान के अंदर इनकलकेट होती हैं, वो सब हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ह्यूमन एक्शन, क्योंकि ह्यूमन एक्शन जो है, आप किस तरह से एक्ट कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके मॉरल्स क्या हैं, और आपके एथिक्स क्या हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एक्शन का क्या एसेंस है, डिटर्मिनेंट्स है, कॉन्सिक्वेंस है, और एथिक्स का क्या रोल है वो हम देखेंगे इसके अंदर। एथिक्स के डायमेंशंस को देखेंगे। फिर एथिक्स आपकी प्राइवेट लाइफ में, यानी कि जब आप अपने घर पे हैं, आपके स्पाउस के साथ आपके किस तरह का एथिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्पाउस के साथ कैसा होना चाहिए, आपके बच्चों के साथ कैसे एथिक्स आपके होने चाहिए, एथिकल रिलेशन। आपका खुद के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप के अंदर हम इन चीज़ों को देखेंगे। आपका नेबर के साथ किस तरह का रिलेशन है। ठीक है, आप जब ऑफिसर बन गए तो एक ऑफिसर का क्या रिलेशन होना चाहिए, और अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो सेलिब्रिटी को क्या क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए वो हम पब्लिक रिलेशन में देखेंगे। इसीलिए अगर आप सेलिब्रिटी को देखेंगे जुबा केसरी करते हुए, तो आप क्या बोलेंगे कि अब अक्षय कुमार भी जुबा केसरी करने लग गया, ये तो फूफू करने को मना करता था और जुबा केसरी करवा रहा है। तो वहाँ पे सेलिब्रिटी के एथिक्स के ऊपर आप खुद ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो एथिक्स का पब्लिक रिलेशनशिप भी आपको देखना है। और इसी एग्जाम्पल से क्या आप ये देख सकते हैं क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई अक्षय कुमार के लिए। अक्षय कुमार के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई, वो एक ऐड के अंदर मना कर रहा है सिगरेट मत पियो, दूसरी ऐड के अंदर वो जुबां केसरी कुछ खाने को बोल रहा है। ठीक है, वो भी हार्मफुल होती है। ठीक है, उसको पैसे मिले तो उसने एक हार्मफुल चीज़ को करने से मना कर दिया, उसको थोड़े से ज़्यादा पैसे मिले तो उसने दूसरी हार्मफुल चीज़ को करने से हाँ बोल दिया। यानी कि अक्षय कुमार के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्षय कुमार के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यही जो है हमारे पूरे एथिक्स की स्टडी है। यूपीएससी लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछता है इस बारे में कि सोसाइटी के अंदर जो डी जनरेशंस हो रही हैं उनको सॉल्व करने में एथिक्स का क्या रोल है। सोसाइटी की डी जनरेशन क्या है कि आज की डेट में हम इकोनॉमिक वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, पैसा जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, पैसे का चक्कर, बिल्कुल। ठीक है फिर हम देखेंगे ह्यूमन वैल्यूज़। ये जो आपका फोर्थ टॉपिक है, इस फोर्थ टॉपिक के अंदर हम ढेर सारे लीडर्स की थॉट प्रोसेस को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का एक नाम होता है वर्च्यू एथिक्स। ठीक है, वर्च्यू एथिक्स, तो वर्च्यू एथिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर सोसाइटी के अंदर मैंने आपसे कहा जो सोसाइटी के एथिक्स हैं वो इंडिविजुअल की वैल्यूज़ को डिटरमाइन करते हैं, और जो इंडिविजुअल की वैल्यूज़ हैं वही सोसाइटी के एथिक्स बनते हैं। ठीक है, तो इस सोसाइटी के अंदर जब इंडिविजुअल के वैल्यूज़ बन रहे हैं उसमें फैमिली का क्या रोल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है, इसके साथ साथ जो आपके पीयर्स होते हैं, आपके कलीग्स होते हैं, मीडिया होती है, इन सब का क्या रोल है एथिक्स की फॉर्मेशन में, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में देखा जाएगा। दूसरा जो चैप्टर है वो है एटीट्यूड का। एटीट्यूड क्यों, अभी तक मैंने आपको पूरी के पूरे जो सिविल सर्वेंट के बारे में बताया, मैंने सिविल सर्वेंट का कैसा एटीट्यूड बताया, मैंने सिविल सर्वेंट का कॉलोनियल एटीट्यूड बताया। कॉलोनियल एटीट्यूड, इस कॉलोनियल एटीट्यूड को कई बार आप ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है जिसमें एक ब्यूरोक्रेट अपने आप को मास्टर समझता है, जहां पे रेड टेपिज्म प्रेवलेंट है, रेड टेपिज्म देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी को वो कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है। ठीक है, एक ऐसा सिविल सर्वेंट जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की नीड क्या है, वो एक अनरिस्पॉन्सिव पॉलिसी फॉर्मुलेट करके उसको बस इंप्लीमेंट किए जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो रूल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ना कि गोल्स को, ना कि वेलफेयर को। ठीक है, तो इसको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं। तो इसीलिए हमें एटीट्यूड पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो ब्यूरोक्रेटिक या फिर कॉलोनियल एटीट्यूड को छोड़ के आपको कैसा एटीट्यूड चाहिए, आपको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड चाहिए। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड आपको अपनाना है। ठीक है,
एटीट्यूड के साथ साथ हमें एक सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट को कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट चेंज एजेंट होता है, चेंज एजेंट। यानी कि सिविल सर्वेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर चेंज को इंट्रोड्यूस करे। चेंज को इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, देखिए इंडिया के अंदर मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक चीज़ समझाने के लिए, ठीक है, कोई ऑफेंड मत होना इसके लिए। इंडिया के अंदर हमेशा से वर्ण सिस्टम चलता आ रहा है। वर्ण सिस्टम के अंदर आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास आते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपका वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम के बाहर आपके अनटचेबल्स आते हैं, अनटचेबल्स आते हैं, ठीक है। ये जो आपका वर्ण सिस्टम है धीरे धीरे खराब होते होते क्या हो गया, वर्ण सिस्टम बेस हो गया प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट पे। इसके अंदर ये कहा जाने लगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय जो हैं वो प्योर हैं, जबकि शूद्रास हो गए, अनटचेबल्स हो गए, इनफैक्ट जो फीमेल्स हैं, विमेन हैं, वो इम्प्योर हो गई, वो इम्प्योर हो गई। अब इसकी वजह से इंडिया की सोसाइटी में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और वो चीज़ें क्या हैं कि इंडिया के अंदर कुछ कुछ ऐसी डर्टी चीज़ें हैं जिनको एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग करते हैं। यानी कि अगर आप किसी रोड पे झाड़ू लगाते हुए किसी स्वीपर को देखेंगे तो आप पाएंगे ज़्यादातर ये जो स्वीपर हैं ये आपके अनटचेबल कैटेगरी के होते हैं। सीवर के अंदर जो मैनुअल स्केवेंजिंग होती है, सीवर के अंदर जो लोग घुसते हैं वो ज़्यादातर अनटचेबल कैटेगरी के होते हैं। एनिमल कार्कस जो है, एनिमल कार्कस को अगर रोड पे से हटाना है तो वो भी आपके अनटचेबल कैटेगरी के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्योरिटी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे समाज के अंदर बहुत ज़्यादा घुस के बैठा हुआ है। अब इस प्योरिटी इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समाज से अगर हटाना है तो एक चेंज एजेंट की ज़रूरत है, चेंज एजेंट की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है, ठीक है, लीडर की ज़रूरत है। हमारे जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था वो एक अच्छा मैनेजर था, लेकिन आज की डेट में हमें मैनेजर की नहीं, हमें लीडर की और चेंज एजेंट की ज़रूरत है। तो हमें ये चेंज लाने की ज़रूरत है एक सिविल सर्वेंट के अंदर, ठीक है। और वो चेंज कैसे आएगा, जब उसको एथिकल बनाया जाएगा, जब उसके मॉरल्स और उसकी वैल्यूज़ स्ट्रांग होंगी, ठीक है। अब इसीलिए आप एक केस देखते हैं, केस में क्या होता है कि एक अनटचेबल कुक ने एक मिड डे मील प्रिपेयर कर दी, एक मिड डे मील प्रिपेयर कर दी। उस स्कूल के अंदर जो बच्चे आते थे, उन बच्चों के पेरेंट को जब पता चला कि इन बच्चों को जो खाना परोसा जा रहा है वो खाना एक अनटचेबल फीमेल बना रही है, तो इन पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे आप, और ये डिमांड करने लगे कि आप इस कुक को यहाँ से हटा दो, ठीक है। कुक को हटाने की डिमांड होने लगी। अब अगर कोई मैनेजर होता, अंग्रेज़ों का ज़माना होता, तो वो क्या कर देता, अंग्रेज़ों का ज़माना होता, वो कुक को हटाता और इन पेरेंट्स की बात मान के कुक को चेंज कर देता और किसी हायर कास्ट के आदमी को, औरत को एम्प्लॉय कर लेता। लेकिन आपको होना है चेंज एजेंट, एक लीडर होना है। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर आज की डेट में भी कुछ गलत चीज़ें, कुछ सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते हैं। उनको हटाने के लिए क्या हो जाएगा, उनको हटाने के लिए आपको क्या करना है, एक सिविल सर्वेंट जाएगा उस स्कूल में, इस कुक के हाथों से बने हुए खाने को सबके सामने खुद खाएगा और वो दिखाएगा कि जब मैं खा सकता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिसकी पोजीशन बहुत हाई है, मैं अथॉरिटी पोजीशन लेके बैठा हुआ हूँ और मैं भी इस अनटचेबल के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे चेंज आएगा सोसाइटी के अंदर। इसी तरह आपको एक और चेंज देखने को मिलता है। चेंज क्या है, बहुत सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान के दौरान क्या बोलते हैं कि जो मिनिस्टर है, या मिनिस्टर छोड़िए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारे पीएम है, हमारे पीएम ऐसी जगह पे झाड़ू मार रहे हैं जो कि ऑलरेडी क्लीन है, अगर इन्हें सफाई करनी है किसी अच्छी जगह पे सफाई करें। इस तरह की क्रिटिसिज्म होती है, स्वच्छ भारत अभियान के दौरान हो रही थी। तो क्या पीएम के झाड़ू मारने से पूरा का पूरा इंडिया साफ हो जाएगा? पूरा का पूरा इंडिया साफ नहीं होने वाला। पीएम एक दिन झाड़ू मार देंगे, 2 दिन झाड़ू मार देंगे, 3 दिन झाड़ू मार देंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें दूसरे भी काम है, वो दूसरे काम करेंगे। तो पीएम जब रोड पे खुद से झाड़ू मारते हैं और 1000, 2000, लाखों फोटो खिंचाते हैं, तो उनका पीछे का मोटिव क्या है? उनके पीछे का मोटिव ये है कि मैं पीएम होके झाड़ू पकड़ के सड़कों पे झाड़ू मार रहा हूं, तो आप जो कॉमन लोग हो, आप अपने घर के आसपास के एरिया को तो साफ रख सकते हो। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी, उन्होंने लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए एक स्टेप लिया, ठीक है।
अब क्योंकि आपको एक लीडर बनना है, आपको चेंज एजेंट बनना है, तो उसके लिए आपको लोगों के बिहेवियर को समझना आना चाहिए। अंडरस्टैंड द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू शुड बी एबल टू मॉडिफाई दोज बिहेवियर्स। और क्योंकि आपको ये आना चाहिए, इसीलिए आपके सिलेबस में क्या इंक्लूड किया गया है, आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। हाउ विल यू परसुएड पीपल टू कंजर्व वाटर, आपको पानी को कंजर्व करना है, ठीक है। आपको अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना है। जब तक पीपल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे, जब तक जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक इन पॉलिसीज को आप अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको चेंज एजेंट बनना है कि अगर कोई रेप होता है तो उस रेप के अंदर विक्टिम को विक्टिम की तरह ट्रीट करें, विक्टिम को और भी ज़्यादा दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। और वो कैसे होगा, जब आप लोगों के अंदर ये चीज़ पहुंचाएंगे कि जो रियल कल्प्रिट है, उस रियल कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करो और उसको पनिश करो, ना कि विक्टिम को, ठीक है। आपकी सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि LGBTQ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इन LGBTQ कम्युनिटी की लाइफ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इनकी फैमिली जो है, इनकी फैमिली भी हो सकता है इन्हें एक्सेप्ट ना करती हो, सोसाइटी के अंदर भी इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, इनके लिए जॉब्स फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट है, और ऐसे में अगर आप भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो इनकी लाइफ और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो सारी की सारी परसुएशन है, सोशल इन्फ्लुएंस है, ये एक सिविल सर्वेंट को आना चाहिए, इसीलिए आपको ये पढ़ना है। तो इसके अंदर हम टेक्निक्स पढ़ेंगे कि आप लोगों को कैसे परसुएड कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़। एप्टीट्यूड की क्या ज़रूरत है, LGBTQ की फुल फॉर्म नहीं पता है, ओके। LGBTQ का मतलब होता है, L से होता है लेस्बियंस, G से होता है गे, B से होता है बाइसेक्सुअल, T से होते हैं ट्रांसजेंडर्स, और Q से होता है क्वीर, ठीक है। लेस्बियन मतलब एक फीमेल दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसको लेस्बियन कहते हैं, मेल मेल की तरफ हो रहा है। बाइसेक्सुअल जो कि दोनों के दोनों जेंडर्स की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर आप सभी को पता है। क्वीर का मतलब, क्वीर वो लोग होते हैं जो अपने आप को किसी कैटेगरी में नहीं रखना चाहते, वो फ्री रहना चाहते हैं इन कैटेगराइजेशन से, ठीक है। हरियाणा में एक विलेज में एक न्यूज़ चैनल ने सर्वे किया था, एंड दे केम टू नो दैट इवन वीमेन आर सेइंग दैट गर्ल्स मिस्टेक इट इज़ एंड बॉयज़ जनरली। यस, ऐसा क्यों हो रहा है सरस्वती, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है, इस पेट्रियार्किकल सोसाइटी के अंदर आप आज की डेट में भी ऐसे बहुत सारे घर देख लेंगे जहाँ पे जो डैड है, डैड मदर की पिटाई कर रहे हैं। तो जब एक बच्चा अपने पापा को अपनी मम्मी की पिटाई करते हुए देखेगा तो ये बच्चा बड़ा होके क्या सीखेगा, बड़ा होके ये सीखेगा कि अगर मैं मेल हूँ तो मैं फीमेल की अपनी वाइफ की पिटाई कर सकता हूँ, और अगर मैं फीमेल हूँ तो ये बच्चा समझ जाएगा कि कल को मुझे कोई पीटे तो वो मुझे पीट सकता है, मेरी गलती है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये हमारी फैमिली से आ रहा है, ठीक है। एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो या नहीं कर सकते। जितनी तेजी से हमारी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्या आप उस कॉम्प्लेक्सिटी से निपटने के लिए निपुण हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है। फिर सिविल सर्विसेज की कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि इंटेग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी। फिर आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे, रोहन है हमारे बैच में, अगर कोई रोहन हो तो उसके लिए नहीं है, ये जनरली बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई बुरा मत मान जाना। सोलोगैमी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्यूर। देखो जो अभी सोलोगैमी हुई है वासु, टू मी इट लुक्स मोर लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन है सेल्फ लव का, एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ लव कह सकते हो आप उसको, ठीक है। लेकिन जिस तरह से वो है वो एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है। क्वीर आप उसको कह सकते हो कि हाँ ठीक है वो है, ठीक है, पर मैं उस एग्जांपल को यूज़ नहीं करना, ठीक है, उसको क्रिएटिवली यूज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसका एग्जांपल मत दीजिएगा लड़की का, आप क्रिएटिवली इसको यूज़ कर लीजिए कि सेल्फ लव का एक वो हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सरस्वती। हाँ, तो मान लीजिए एक लड़का है रोहन, रोहन
आईएएस रैंक 1 बन गया, आईएएस रैंक 1 बन गया। रैंक 1 बनते ही बिहार का था ये, बिहार भी छोड़िए, रीजन छोड़िए, ये रोहन है, आईएएस बन गया। आईएएस बनने के बाद इसके बाद ढेर सारे रिश्ते आने लगे, इसको ढेर सारी डाउरी मिलने लगी। तो आईएएस बनते ही इसकी डाउरी का जो रेट है वो रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। डाउरी का रेट के बाद इसकी शादी हो गई। अब ये गया फील्ड के अंदर, फील्ड के अंदर ये पूरे दिन रात मेहनत कर रहा है। इसको इसका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो मंत्री इसके ऊपर बैठा होता है, उस मंत्री ने रोहन को डांट दिया। रोहन का मूड हो गया खराब, ये घर में आया, घर में इसकी वाइफ ने जो दाल बनाई थी उसमें था नमक ज़्यादा, तो रोहन ने अपनी वाइफ की पिटाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोहन है, ये रोहन एक अच्छा सिविल सर्वेंट नहीं है। क्यों अच्छा सिविल सर्वेंट नहीं है? क्योंकि इसके पास एक बेसिक क्वालिटी नहीं है, और वो बेसिक क्वालिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो रोहन है ये इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, ये अपने इमोशंस के अंदर बह जाता है। ठीक है, तो एक सिविल सर्वेंट के ऊपर आप हमेशा देखेंगे प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो प्रेशर होता है, ये प्रेशर अलग अलग फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट अगर ऑफिस के अंदर देखा जाए तो सिविल सर्वेंट के नीचे ढेर सारे लोग काम करते हैं। उन लोगों के बीच में इसको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना है, उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है। मान लीजिए इसका कोई जूनियर था, इसके जूनियर को छुट्टी चाहिए थी, ये जूनियर इस ऑफिसर के पास आता है और उसकी प्रेज करता है कि सर आपने क्या काम किया, वो प्रोजेक्ट से हमें इतना फ़ायदा हुआ और आप तो बहुत ही मेहनती हैं, फलाना फलाना, खूब सारी प्रेज करी। और फिर जूनियर ने इस ऑफिसर को खुश करके कह दिया कि मुझे 1 हफ्ते की लीव दे दो। आपने अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रखा और आपने उसको लीव दे दी, और आपके ऑफिस का जो वर्क है, आपके ऑफिस का वर्क सफ़र कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपके सीनियर ने आपको डांट दिया, और आपके सीनियर ने आपको डांटा, उसकी वजह से आपका मूड खराब हो गया और आपने पूरे के पूरे जूनियर्स को, हो सकता है किसी जूनियर को वाकई में ज़रूरत हो लीव की, और आपने उसको लीव देने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस में बहते जा रहे हैं। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, ऑफिस के अंदर ये हो सकता है। जब आप पब्लिक में डील कर रहे हैं एक सिविल सर्वेंट, तो पब्लिक के अंदर डील करते हुए उसको क्या क्या देखना है। देखिए, सिविल सर्वेंट जब भी कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन लेता है, तो उस एक्शन के पीछे ढेर सारी डेलिब्रेशन होती हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है आज की डेट में, तो बहुत सारी डेलिब्रेशन के बाद भी ये जो एक्शन है, हो सकता है इस एक्शन से डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, और आपका जो ये एक्शन है वो फेलियर कहलाया जाए, फेलियर कहलाया जाए। एक सिविल सर्वेंट को हमेशा ये मान के चलना है कि जो उसकी पॉलिसी है, हो सकता है उसकी पॉलिसी फेल हो जाए, लेकिन उसकी पॉलिसी फेल होने के बावजूद भी उसको अपनी इनर मोटिवेशन को हमेशा हाई रखना है, इनर मोटिवेशन को हाई रखना है। फेल हो गया, अपने पाथ को चेंज करना है, और चेंज करके दोबारा से उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। एक पॉलिसी फेल हुई, उसकी वजह से बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो हैं वो कोई और डिसीजन लेने से कतराते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पहले भी पॉलिसी फेल हो गई थी, अब मैं डिसीजन ही नहीं लेता, मैं डिसीजन नहीं लूंगा तो मेरा मंत्री मुझे डांटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपका काम है काम करना। ठीक है, तो इनर मोटिवेशन आपको ढूंढनी है, उसके लिए भी आपको इमोशनली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना है, आपके ऊपर ढेर सारे प्रेशर होंगे, ढेर सारे दबाव होंगे। दबाव कैसे, आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है और वो कह रहा है मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे एक ज़मीन जो है, ज़मीन मुझे अलॉट कर दो। इंडस्ट्रियलिस्ट आके आपको ब्राइब करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये एंटाइसमेंट है। ठीक है, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है और आपको इस एंटाइसमेंट को मना करना है। हो सकता है कि आप किसी सैंड माफिया, आपने किसी सैंड माफिया को देखा और आप उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन सैंड माफिया आपके सामने आया और आपको उसने वार्निंग दी कि अगर तूने हमें सैंड की चोरी नहीं करने दी तो हम तुझे मार देंगे। यहाँ पे आपके ऊपर हार्म का थ्रेट है आपको। लेकिन इसमें भी क्या एक सिविल सर्वेंट को डर जाना चाहिए? नहीं, उसको यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने सीनियर से बात करनी है, और जो भी रेलेवेंट एक्शन होगा वो एक्शन इसको लेना होगा। तो ये भी एक तरह का प्रेशर है। कई बार प्रेशर होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की तरफ से करप्शन करने का, तो उसको भी विथस्टैंड करना है। तो इन प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए सिविल सर्वेंट को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से आती है वो हमें इस सिलेबस के इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है।
ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी एप्लीकेशन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में, उसकी यूटिलिटी क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। हर एक चीज़ में आप देख रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है, पब्लिक सर्विस, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हर एक चीज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वैल्यूज़ और एथिक्स देखेंगे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किन किन एथिक्स और वैल्यूज़ को इनकलकेट करने की ज़रूरत है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके 6th चैप्टर के अंदर आती हैं। ठीक है, 6th और 7th और 8th, इन 3 चैप्टर्स को आप कह सकते हैं कि ये आपके एथिक्स की एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसके लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना, गवर्नेंस की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब हम क्लास के अंदर देखेंगे। फिर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके अंदर आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है, हमेशा आपको अकाउंटेबल रहना है। और वही चीज़ जो है वो आपके प्रोबिटी इन गवर्नेंस के चैप्टर में, जिसमें हम कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब केस स्टडीज़ क्या है? केस स्टडीज़ बेसिकली आपने ऊपर जो भी पढ़ा है उन सारी चीज़ों को आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे, वो चीज़ें। तो केस स्टडी जब आप ये 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि कौन सी केस स्टडी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई केस स्टडी आपके एटीट्यूड से जुड़ी हुई है, जिसमें एटीट्यूड को चेंज करने की या फिर लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की बात करेगी, तो उस केस स्टडी में आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके सिलेबस को हमने डिस्कस किया, और बेसिक मैंने आपको बता दिया कि जब हम एथिक्स की पढ़ाई करते हैं तो आपको ध्यान में क्या रखना है। ठीक है, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सिलेबस को एक बारी और नज़र मारिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, 2 मिनट के लिए नज़र मारिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप खुद आइडेंटिफाई करिएगा कि ये सिलेबस किन किन चीज़ों से मैच करता है, आप उसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। सलमान, नोट्स मैं आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो आज की ओरिएंटेशन क्लास है, जो भी मैंने आपको आज बताया है वो सब एक सिस्टमेटिक फॉर्म में आपको लिखा हुआ मिलता रहेगा आफ्टर क्लासेस। ठीक है, आज मैंने आपको पूरे के पूरे सिलेबस का एक जिस्ट बताया है। ठीक है, कि आपको एथिक्स में क्या क्या पढ़ना है। अब जिस जिस टॉपिक में जो जो चीज़ें किस तरह से लिखी होनी चाहिए वो आपको अलग से क्लास के बाद मिलेंगे। ठीक है, मतलब हर एक क्लास के बाद एक साथ सारे नोट्स नहीं मिल पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, लॉज एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज्ड सोशल एग्जिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लॉज जो हैं, लॉज काम होने के बाद आपको पनिश करते हैं अगर कुछ इलीगल हो गया, तो एथिक्स जो है वो काम इलीगल काम होने से पहले ही आपको प्रिवेंट करते हैं। तो ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल करने के ये 2 टूल्स हैं, बिल्कुल सही बात है। डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, गिविंग एग्जांपल्स शो हाउ द टू डिफरेंट डिफर इन देयर अप्रोचेस। ठीक है, तो इसको हम क्लास के अंदर देखेंगे, पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कैसे रिलेटेड है इन चीज़ों से। ठीक है, फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉज एंड रूल्स, डिस्कस द रोल ऑफ एथिक्स इन फॉर्मुलेटिंग देम। यहाँ पे भी आपको लॉ, रूल्स और एथिक्स के बारे में है। क्या आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन में एक चीज दिखाई दे रही है कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो कंटेंट है, कंटेंट सिमिलर रहेगा, सिर्फ उसके लिखने का जो तरीका है वो तरीका बदल जाएगा। दोनों क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप ये वाला प्रैक्टिस करके गए होते तो आप इसको भी आंसर कर पाते बड़े इजीली। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी दिख रही है। अगले ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको सिमिलर दिखेंगे, ध्यान से देखिए इनको। ठीक है, without commonly shared and widely entranced moral values and obligations, neither the law nor democratic government nor even the market economy will function properly. What do you understand by this statement? Explain the illustration in contemporary times. इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि ना तो आपके कानून, ना ही आपकी सरकार, ना ही आपकी इकोनॉमी ढंग से काम कर सकती है अगर आपकी सोसाइटी के अंदर मॉरल वैल्यूज और ऑब्लिगेशंस नहीं है। ठीक है, ये वाला गांधी से रिलेटेड है, वाला कहाँ है? अच्छा, तुम उस क्वेश्चन में आ गए डायरेक्टली। ठीक है ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी क्या हो गया, वही ऊपर वाली चीज है कि लॉ, गवर्नमेंट, इकोनॉमी सब एग्जिस्ट करता है, पर जब तक मॉरल वैल्यूज नहीं होंगी तब तक वो ढंग से काम नहीं करेंगे। सेम चीज आप यहाँ पे देख रहे थे कि लॉज एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एथिक्स भी इंपॉर्टेंट है। सेम चीज यहाँ पे थी कि लॉज, रूल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन एथिक्स का भी रोल है कुछ ना कुछ। तीनों के अंदर लगभग सिमिलर बातें हो रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, द क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम्स इज ट्रेस टू नैरो परसेप्शन ऑफ द गुड लाइफ।
अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलग हो गया, ये 3 सिमिलर थे, ये 3 सिमिलर है। बी क्या कह रहा है कि जो एथिकल वैल्यूज है मॉडर्न टाइम्स की, वो नैरो परसेप्शन पर बेस्ड है गुड लाइफ की। गुड लाइफ का नैरो परसेप्शन क्या है? मटीरियल वेल्थ, मटीरियल वेल्थ, गुड लाइफ का, ठीक है, नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ क्या? मटेरियल वेल्थ। यानी कि आज की डेट में लोगों को सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? हमारी सोसाइटी जॉइंट सोसाइटी से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाती जा रही है। जब आप न्यूक्लियर फैमिली में जाते हैं तो जो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल था, वो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल मिस हो जाता है ग्रैंड चाइल्ड की लाइफ से। ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रोल था? ग्रैंड चाइल्ड के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। ग्रैंड पेरेंट्स का काम था क्या? ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को मॉरल स्टोरीज सुनाते थे, जिन स्टोरीज से वो एक अच्छे इंसान बनते थे। ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते थे। तो सोसाइटी के अंदर चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली बन रही है। न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन रही है? क्योंकि लोगों को पैसे कमाने के लिए दूर दराज एरिया में काम करने जाना पड़ रहा है। ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, गुड लाइफ में पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसीलिए आप क्या देखते हैं, एक टर्म आप याद रख सकते हैं, बाय स्टैंडर एपैथी। बाय स्टैंडर एपैथी क्या है? आपने कई बारी रोड पे देखा होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के चारों तरफ लोग जमा हो जाते हैं। इंसान यहाँ पे पड़ा हुआ है, चारों तरफ जमा हो जाएंगे, कोई भी उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो लोगों के अंदर एपैथी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अरे कौन इस पचड़े में पड़े। लोगों के पास टाइम की कमी हो गई है। टाइम को किसके साथ इक्वेट करके देखा जाता है? टाइम को मनी के साथ इक्वेट करके देखा जाता है। वो कहता है जितने टाइम में मैं इसको हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा उतने टाइम में मैं कुछ पैसे कमा लूंगा। तो ये जो गुड लाइफ का एक नैरो परसेप्शन हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली आफ्टर एलपीजी, उसकी वजह से हमारे एथिकल वैल्यूज के अंदर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, गुड लाइफ, एक पॉलिटिशियन के लिए गुड लाइफ क्या है? पावर को अटेन करना। उस पावर को अटेन करने के लिए वो क्या करता है? वो जो हमारे समाज की डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स को एक्सप्लॉइट करता है। लोगों को रिलीजन के नाम पे बांटने की कोशिश करेगा। ठीक है, लोगों को ऐसे प्रोमिस करेगा जो कि फुलफिल नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि बस एक बारी वोट मिलके पावर में आ जाए। पहले जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो किस लिए काम करते थे? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। इंडिया के जो इनिशियल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे टाटा हो गए, इनिशियल जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि ये शो करना पूरे दुनिया को कि इंडिया आज़ादी के बाद एक महान देश बन सकता है। लेकिन आज के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं? कि किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो गुड लाइफ का जो नैरो परसेप्शन है वो एथिकल वैल्यूज़ को हार्म करता जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं आंसर। आपने एथिक्स नहीं भी पढ़ा तो क्या आप इस बेसिस पर कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाएंगे, अगर बाई चांस आपको कुछ नहीं आता तो। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज स्टडी की ज़रूरत नहीं है, बाकी पर हम देखेंगे ज़रूर हर चीज़ को। लेकिन आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, अब आप बताइए क्या उसी बेसिस पर आप इस आंसर को लिख सकते हैं? एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। सेम कंटेंट, डिफरेंट अप्रोच, क्या आप लिख सकते हैं? सोसाइटी के अंदर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वो कोऑपरेट करते थे। ठीक है, अगर पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी या फिर विलेज लाइफ होती थी। विलेज लाइफ के अंदर क्या होता था, अगर मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मेरे जो एल्डर्स हैं वो मेरी मदद करने के लिए खड़े हो जाते थे। आज की डेट में भाई भाई की लड़ाई हो रही है, प्राइम एग्जाम्पल आपके रिलायंस वाले। ठीक है, तो सेम कंटेंट, डिफरेंट तरीका लिखने का। अब ये वाला देखिए, ह्यूमन बींग्स शुड ऑलवेज बी treated as ends in themselves and never as merely means. Explain the meaning and significance of statement giving its implications in the modern techno economic society. सेम कंटेंट को मैं अलग तरीके से यूज करता हूं। ठीक है, सेम कंटेंट को अलग तरीके से यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बात करनी है मीन्स और एंड्स की। मीन्स और एंड्स की। मेरे को महात्मा गांधी के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे को मीन्स एंड्स की जो थ्योरी है एथिक्स की, मेरे को उसके बारे में नहीं पता। लेकिन मेरे को ये आंसर लिख के आना है और अच्छा लिख के आना है। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि मैं किस तरह इंसान को मीन्स की तरह यूज कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की, तो जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे पुराने पॉलिटिशियंस होते थे, वो इंसान को एंड्स की तरह ट्रीट करते थे। जो पुराने पॉलिटिशियंस थे वो चाहते थे कि इंसान का वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। 1947 से लेकर 1967 की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन आज के पॉलिटिशियन इंसान को मीन्स की तरह यूज करते हैं। इंसान क्या है? सिर्फ वोट डालने की एक मशीन है।
सिर्फ वोट डालने की एक मशीन है। अब इससे वोट लेने के लिए पॉलिटिशियंस क्या करेंगे, मनी पावर को यूज करेंगे, मसल पावर को यूज करेंगे। ठीक है, जो सोसाइटी के अंदर डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स के बेसिस पर इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। या तो अपीजमेंट की जाएगी, या फिर फियर क्रिएट किया जाएगा सोसाइटी के अंदर, ताकि लोग जो हैं वो इनको वोट दें। ठीक है, पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस का आज की डेट में गोल क्या है या फिर एंड क्या है? पॉलिटिशियन का आज की डेट में एंड है पावर, और उस पावर को अटेन करने के लिए वो लोगों को एक मीन्स की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया आपका पॉलिटिकल। इसी को मैं अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, वो ये दिखाना चाहते थे कि जो इंडिया है, इंडिया इंडिया जो है, इंडिया ब्रिटिश रूल के बाद एक ग्रेट नेशन बन सकता है। इंडिया कैपेबल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इंडिया कैपेबल है डेवलपमेंट का। इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इस एंड के साथ काम करते थे। आज की डेट में इंडस्ट्रियलिस्ट का एंड क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट का एंड है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, और इस एंड को अचीव करने के लिए वो मीन्स क्या यूज कर रहे हैं? मीन्स यूज कर रहे हैं पीपल। पीपल कैसे यूज किए जा रहे हैं? जो लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, पीपल जो कि वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, उनको कम से कम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, कम से कम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक काम लिया जाता है। उनको कैसे यूज़ किया जाता है? उनको यूज़ किया जाता है एज कॉग्स इन द मशीन, यानी कि उनको एक मशीन की तरह ही माना जाता है और उनसे काम लिया जाता है। ठीक है, ये तो वर्कर हो गए। जो बाकी जनता है, आप और मेरे जैसी जनता है, उसको कैसा माना जाता है? उसको कंज्यूमर की तरह देखा जाता है। मुझे, अगर मैं आज की डेट में रिलायंस से पूछूं मैं क्या हूं, तो रिलायंस ये नहीं बोलेगा कि तू एक इंसान है, तू एक इंसान है। रिलायंस क्या बोलेगा? तू एक कंज्यूमर है। रिलायंस क्या चाहता है? रिलायंस चाहता है मेरे बारे में डेटा इकट्ठा करना, और वो मेरे डेटा को इकट्ठा करके क्या जानना चाहता है? वो ये जानना चाहता है कि मेरी बाइंग कैपेसिटी कितनी है, मैं किस चीज़ को खरीदना चाहता हूँ, यानी कि मेरी तरफ से किस चीज़ की डिमांड आ रही है, और रिलायंस मुझे वही चीज़ बेचने की कोशिश करेगा। यानी कि मुझे सिर्फ एक कंज्यूमर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मैं इंसान की तरह ट्रीट नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंसान किसकी तरह यूज़ हो रहा है? एक मीन्स की तरह यूज़ हो रहा है, जहाँ पे एंड क्या है? प्रॉफिट है। तो आपने देख लिया पॉलिटिक्स में इंसान कैसे मीन्स की तरह यूज़ हो रहा है, इकोनॉमी में कैसे हो रहा है। इसी तरह अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो आज सोसाइटी में सोशल रिलेशन जो हैं वो अपने लोएस्ट पे आ चुके हैं, सोशल रिलेशन जो हैं वो अपने लो पे आ चुके हैं। ठीक है, आप किसी भी इंसान से तब बात करना चाहते हैं जब आपका कोई ना कोई मोटिव उससे अचीव हो रहा हो। ठीक है, सिर्फ जो एक क्वालिटी होती है एक इंसान से बात करने की, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, ह्यूमन इंटरेक्शन लिमिट होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप इंसान से सिर्फ तभी इंटरेक्ट कर रहे हैं जब आपका कोई ना कोई मोटिव निकलता हो, जब आपका कोई ना कोई उससे काम निकलता हो। ठीक है, क्या आप इन 3 एग्जाम्पल को यूज करके इस क्वेश्चन के अंदर सेम कंटेंट है, वही मैंने यूज किया था ऊपर के आंसर्स के अंदर, वही सेम कंटेंट मैंने यहाँ पे यूज किया कि आज की जो मॉडर्न टेक्नो और इकोनॉमिक सोसाइटी है उसके अंदर इंसान कैसा हो गया। ठीक है, सेम कंटेंट 3 आंसर। अगला देखिए आप क्वेश्चन। ओके सरस्वती, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, कोशिश यही करेंगे कि ये सही हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट डज दिस कोटेशन मीन टू यू इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट? ये आपके अब ये कोटेशन वाले क्वेश्चंस हैं। कोटेशन वाले क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे? कोटेशन वाले क्वेश्चन में आपको ये भूल जाना है कि किसने कोटेशन दिया। ठीक है, अगर याद रहे तो बात अलग है, याद नहीं है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको सिर्फ फोकस करना है कोटेशन क्या कहती है। कोटेशन कहती है फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रुथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड। आपको सिर्फ इस कोटेशन का मतलब समझना है, इस कोटेशन से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको आंसर कर सकते हैं आराम से। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स कह लो, या फिर आप इसको बस, मैं इसको ये कहूँगा कि सोसाइटी के अंदर अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अगली क्लासेस के अंदर कि जो वैल्यूज़ होती हैं, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं जो कभी भी बदलती नहीं हैं,
वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कोई भी वैल्यू यूनिवर्सल नहीं होती, सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सिचुएशन पर बेस्ड होती हैं, सिचुएशन डिपेंडेंट होती हैं। तो इनके बीच में एक डिबेट चलती रहती है। तो जो ये मानते हैं कि कुछ वैल्यूज़ यूनिवर्सल होती हैं, वो ये कहती हैं कि मान लीजिए वैल्यू है ट्रुथ की, ट्रुथ कभी भी चेंज नहीं होता, तो आप हमेशा ट्रुथ बोलिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, आपको हमेशा ट्रुथ का ही साथ देना है। लेकिन जो सिचुएशन वाले थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई ट्रुथ ऐसा है जिससे किसी का नुकसान हो रहा है तो उस ट्रुथ को मत बोलो, आप सिचुएशन को ध्यान में रख के ट्रुथ को एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो इसकी जब हम डिबेट पढ़ेंगे उसके बाद आप इस आंसर को और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये भी सोसाइटी के अंदर ट्रुथ का रोल और वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के दिया जाएगा, ठीक है। विद रिगार्ड टू द मोरालिटी ऑफ एक्शंस, वन व्यू इज दैट मीन्स इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज दैट एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये जो दोनों की दोनों चीज़ें, ये दोनों की दोनों रिलेटेड है। जब हम इनको पढ़ेंगे, जब हम ये यूनिवर्सल और सिचुएशन वाली पढ़ेंगे, उसी टाइम पर हम मीन्स और एंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट से आप इनको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अगले देखिए, ये वाले क्वेश्चन देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज पर बेस्ड हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट? सर्वेंट और पब्लिक, जनता का नौकर, रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। इजीली आंसर किया जा सकता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम गवर्नेंस के टॉपिक्स करेंगे इसके अंदर, चैप्टर नंबर 7 और 8 हमारे एथिक्स का, उसमें ये कवर हो जाता है। इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज: इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी, एंड इफ दे डू नॉट हैव द फर्स्ट, द अदर 2 विल किल यू। ये देखिए, वॉरेन बुफे की स्टेटमेंट है, हमें कुछ लेना देना नहीं है वॉरेन बुफे से, हम सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे। इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर, यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज: इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। अगर जब भी आप किसी लोगों को हायर कर रहे हो तो उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान के पास इंटेलिजेंस और एनर्जी है लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है, तो वो बाकी लोगों को मार देगा, वो इंटेलिजेंस को भी मार देगा, एनर्जी को भी मार देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है अलग अलग तरीके से। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए मैं एक सिविल सर्वेंट हूं, मैं एक सिविल सर्वेंट हूं जिसके पास बहुत ही हाई स्किल्स हैं, बहुत ही हाई स्किल्स हैं, और मेरे मॉरल्स जो हैं वो बहुत ही गंदे हैं, बहुत ही गंदे मॉरल्स हैं। अब एक सिविल सर्वेंट को ढेर सारी पावर मिली हुई है, मेरे पास ढेर सारी स्किल्स हैं, तो मैं अपने स्किल्स को यूज़ करके तरीका निकाल लूँगा कि मैं अपनी पावर को कैसे मिसयूज़ करूँ। मैं करप्शन करूँगा, लोगों को मारूंगा, उनको ऑप्रेस करूँगा, ठीक है। वहीं पे एक दूसरा सिविल सर्वेंट है जिसके जो स्किल्स हैं, इसके स्किल्स बहुत ही पुअर है, लेकिन इसके जो मॉरल्स हैं, मॉरल्स बहुत हाई हैं, ठीक है। यानी कि ये कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि इसके पास कोई स्किल ही नहीं है। ऐसा सिविल सर्वेंट यूजलेस है, ऐसा सिविल सर्वेंट यूजलेस है। क्यों? जब तेरे पास कुछ काम करने की स्किल ही नहीं है तो तू अपने मॉरल से क्या अच्छा कर लेगा इस समाज का? तो इसीलिए हमें क्या ढूंढना होता है? हमें एक ऐसा सिविल सर्वेंट ढूंढना होता है जिसकी स्किल्स भले ही बहुत हाई ना हो, लेकिन उसके पास थोड़ी बहुत स्किल्स हो, जिसके मॉरल्स जितना हो सके उतने हाई हो, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर यूपीएससी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस टॉपिक को जब हम कवर करेंगे, ठीक है, पूरा एक डायग्राम बना के हम इसको कवर करते हैं वैल्यूज और स्किल्स में, तो उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आंसर कर पाएंगे। इसके अंदर भी क्या हो रहा है? इंटेलिजेंस और एनर्जी। इंटेलिजेंस और एनर्जी क्या चीज़ है? ये भी आपकी स्किल है। और इंटेग्रिटी क्या है? ये आपकी वैल्यू है, कि अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो तो आप सिर्फ हार्मफुल होने वाले हो, ठीक है। प्रेजेंट डे सिनेरियो के अंदर आपको ये चीज़ के ऊपर आंसर लिखना है। अगला देखिए, व्हाट इज मेंट बाय पब्लिक इंटरेस्ट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय सिविल सर्वेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, एक्सपेक्टेड रोल और आपका ये सेकंड पार्ट, ठीक है। ठीक है, हाँ सरस्वती, इसको करेंगे डिस्कस, अभी सिर्फ क्वेश्चंस देखते चल रहे हैं। सही, तुम एकदम सही ट्रैक पे हो, सरस्वती जयंत दोनों ही, ठीक है। आ जाओ, मतलब इसी के अंदर हम और भी एग्जांपल्स भी यूज़ करेंगे, जैसे कि डॉक्टर की मान लीजिए, एक डॉक्टर है जिसके पास ढेर सारी इंटेलिजेंस है, एनर्जी है, लेकिन इंटेग्रिटी नहीं है, तो ये डॉक्टर क्या करेगा? ये डॉक्टर जो है किडनी निकाल लेगा, किडनी बेच देगा, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करेगा,
ठीक है, जिन टेस्ट की आप उसके पास एक छोटी सी सर्दी खांसी लेके गए, डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने आपके 100 टेस्ट लिख दिए, जाके टेस्ट कराते रहो। ठीक है, तो ये डॉक्टर क्या कर रहा है, सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए आपको उल्लू बनाता जा रहा है। और यही सेम चीज हम किस एग्जाम्पल में कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, क्या इसके अंदर मैं एग्जांपल यूज कर सकता हूँ कि एक डॉक्टर जो मटेरियल वेल्थ को गेन करने के लिए ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डॉक्टर हो गया, या फिर आप कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या एग्जांपल दे दीजिए हर्षद मेहता स्कैम का। हर्षद मेहता स्कैम को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि किस तरह जो मार्केट्स हैं वो कैसे ट्रेड करती हैं, और उसने अपनी इस नॉलेज को यूज़ किया पैसा कमाने के लिए, लोगों का इसने नुकसान किया। तो सेम एग्जांपल आप यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे हर जगह। ठीक है, स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस, ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 वैल्यूज बताओ सिविल सर्विस की, ठीक है, जो कि यूनिवर्सल है। सिविल सर्विसेज की 3 वैल्यू, पहला इंटेग्रिटी होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में। दूसरी, सिविल सर्वेंट में अगर एम्पैथी नहीं है तो वो लोगों का भला नहीं कर सकता, एम्पैथी होना चाहिए। तीसरा इंटेग्रिटी, एम्पैथी, और तीसरा आप कह सकते हो एटीट्यूड, हेल्पिंग एटीट्यूड कह लीजिए इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आप कोई भी 3 लिख के करके आ सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, जितना अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर। एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विस। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी का क्या रेलेवेंस है, अकाउंटेबिलिटी का क्या है, तो वो क्लास में कवर हो जाएगा। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटेग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसलिए आप इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नंबर 6 में भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप इंटेग्रिटी को यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी इंटेग्रिटी के बारे में बात हो रही है, तो इंटेग्रिटी के बारे में हम अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ऑलमोस्ट हर क्वालिटी के बारे में करेंगे, पर इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अराइजेस व्हेन ऑफिशियल ड्यूटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी वन अबव द अदर। ये आपके केस स्टडी का भी कॉन्सेप्ट बनता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। फिर इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप पब्लिक सर्विस के बीच में, पब्लिक सर्वेंट्स को कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ता है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्या वही क्वेश्चन नंबर 7 है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, सेम कंटेंट डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, हाउ डू द वर्च्यूज ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फोर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन पब्लिक सर्विस, यानी कि इन क्वालिटीज़ को कैसे इनकलकेट किया जाए, तो वो क्लास के अंदर होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका सीधा। ठीक है, ये देखिए, अ मेयर कंप्लायंस विद लॉ इज नॉट इनफ, द पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो हैज़ टू हैव अ वेल डिफाइंड सेंसिबिलिटी टू एथिकल इश्यूज फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। याद करिए जो हमने एग्जाम्पल किया था कि एक विडो जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अगर रूल्स फॉलो किए जाएंगे तो वो पब्लिक सर्वेंट अच्छा पब्लिक सर्वेंट नहीं है। लेकिन अगर पब्लिक सर्वेंट के पास एम्पैथी है, उसके एथिक्स स्ट्रांग है, तो वो उस विडो के वेलफेयर के लिए काम करेगा। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, लेकिन इसका कंटेक्स्ट क्या बदल दिया। एक्सप्लेन with the help of 2 examples where an act is ethically right but not legally, an act is legally right but not ethically। ठीक है, तो जो लॉज और एथिक्स का रिलेशन देखेंगे हम, उसके अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट करता है जो एथिकली करेक्ट है, हो सकता है कानून के अंदर वो करेक्ट ना हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉ में करेक्ट हैं, जैसे कि इस विडो को घर ना देना लीगली करेक्ट है पर एथिकली करेक्ट नहीं था। ठीक है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटीट्यूड्स एग्जिबिट इन पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये एटीट्यूड के बारे में, इसमें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के बारे में हमें बात करनी है, और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया हमने लिया हुआ है, इसको आगे देखेंगे एटीट्यूड चैप्टर में। अकाउंटेबिलिटी की डेफिनेशन और उसके बारे में देखना है इसमें। ये देखिए जो क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा था, जहाँ पे स्किल्स वर्सेस एथिक्स, मैंने कहा 2-3 बार पूछा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंटेग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, यानी कि नॉलेज नहीं है लेकिन मॉरल्स बहुत आई हैं, तो उसके बाद इंसान वीक और यूजलेस होगा, किसी काम का नहीं है। बट नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। डॉक्टर ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग करेगा, लॉयर जो है वो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, हर्षद मेहता स्कैम होगा, जो आपके कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी कोडिंग को यूज़ करेंगे इलीगल हैकिंग करने में।
इलीगल हैकिंग करने में। जो लोग बोलने में बहुत ही अच्छे हैं, जिनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज विदाउट इंटेग्रिटी इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, सिर्फ एक स्पीच दे के लोगों को इतना भड़काया जा सकता है कि दंगे हो जाएं। तो ये क्या हो गया, नॉलेज है कि स्पीच कैसे देनी है, पर इंटेग्रिटी नहीं है कि क्या स्पीच देनी है। ठीक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन योर स्टैंड विद इलस्ट्रेशंस फ्रॉम मॉडर्न कंटेक्स्ट। मॉडर्न कंटेक्स्ट की तो इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, हैकिंग हो गया, ओरेटरी स्पीचेज हो गई, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे के सारे मॉडर्न कंटेक्स्ट के एग्जांपल लेंगे। सेम आंसर जो आप 14 में करेंगे, वही सेम आंसर आपको वॉरेन बुफे की जो स्टेटमेंट थी, सेम है ना, इंटेग्रिटी इंटेलिजेंस वाला, ठीक है, सेम आपको वहां पे लिखना था। देयर इज अ हैवी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पब्लिक सर्वेंट because they occupy position of power, handle huge amounts of public funds, and their decisions have wide-ranging impact on society and environment. What steps have you taken to improve your ethical competence? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे जैसे हम एथिक्स को पढ़ते जाएंगे उसके बाद आप ये खुद इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग टर्म्स, इसमें सिर्फ इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए थी। इंडिकेट 2 more एट्रीब्यूट्स विच यू कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस। ठीक है, पब्लिक सर्विस के लिए आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट चाहिए। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस के दो तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली थ्योरी से आ जाएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। दूसरा इसका एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट में आपको कोटेशन देखने को मिलेगी। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कैन दे बी लर्नड, डिस्कस। ये आपकी एग्जैक्ट थ्योरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो हम टॉपिक क्लास में पढ़ते हैं वो टॉपिक यही है, क्वेश्चन ही डायरेक्टली टॉपिक है। ठीक है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मेक योर इमोशंस वर्क फॉर यू इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट यू। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, आपके पॉलिसी एक्शंस खराब हो गए, लेकिन उसके बाद भी आपको अपनी इनर मोटिवेशन को निकाल के लाना है उस काम को करने के लिए। ठीक है, ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो इसकी डिस्कशन आपके आंसर 2 में होगी। What does this quotation mean to you in the present context? Anger and intolerance are enemies of correct understanding. अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, क्या हुआ, आपके पास एम्प्लॉय आया, उसने कहा कि मालिक मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। लेकिन आपको क्या याद आया, आप बॉस हैं, आपको याद आया कि इस आदमी ने आपसे बदतमीजी से बात की थी, आपने उसको लीव नहीं दी। आपने एंगर में अपनी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को यूज़ नहीं किया। ठीक है, इसी तरह आपको आपके मंत्री ने डांट दिया, उसके बाद से आपने क्या कहा कि आगे से मैं इस मंत्री का कोई काम नहीं करूंगा। तो उससे क्या हो गया, उससे आपका कर्तव्य क्या है, आपका कर्तव्य है आपकी ड्यूटी को फुलफिल करना। लेकिन आपने क्या कह दिया, मैं इसका कोई भी काम नहीं करूंगा, तो आप अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन आप सिर्फ अपने गुस्से में अपनी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, अपने रीज़न को, अपनी रेशनैलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी डिस्कशन आपके इमोशनल इंटेलिजेंस की डिस्कशन है। ठीक है, जो आपने आंसर 3 में देखा है वही आपको आंसर 4 में देखना है। एंगर इज अ हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ। डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर, हाउ कैन इट बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल। तो ये EI की आपकी थ्योरी है। ठीक, अगला देखिए, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन पीपल, हाउ डज इट हेल्प इन टेकिंग एथिकल डिसीजंस। क्या आपका आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 5 सिमिलर होगा। हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस, क्या आपके आंसर नंबर 5 का एक पोर्शन आंसर नंबर 6 के जैसा है। तो आप देख रहे हैं कि टॉपिक्स जो हैं डायरेक्टली आपके सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता है तो वहीं से टॉपिक उठ के आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे तो एथिक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा स्कोर आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है वो हम क्लास के अंदर बहुत डिटेल में देखेंगे। इसीलिए एथिक्स की मैंने 15 क्लासेस थ्योरी की रखी हैं और 12 क्लासेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की हैं, ताकि ये 27 क्लास के बाद आपको एथिक्स की कोई चिंता ही ना हो। फिर इसके बाद ये थिंकर्स आ जाते हैं। इन थिंकर्स का सिर्फ थ्योरी हमें पढ़नी है, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि जैसे स्वामी विवेकानंद की ये थ्योरी है, कंडेम नन इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड टू डू सो, इफ़ नॉट फोल्ड योर हैंड्स, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। यानी कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो बिटर होके मदद मत करो, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो बस अपने हाथ जोड़ लीजिए और उनको ब्लेस दे दीजिए, मतलब एक
एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको मना कर दीजिए। ये मेरे को कुछ लेना देना नहीं है कि ये स्टेटमेंट किसने दी, मेरे को सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझना और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना है, ठीक है। तो कंडेम नन इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड। कई बार क्या होता है, आप किसी की मदद करते रहते हैं और फिर पीछे से बोलते रहते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसके बस की कुछ नहीं है, जब देखो तब मदद मांगता रहता है, तो वो काम भी नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ स्टेटमेंट समझिए और उसके ऊपर एक अच्छा सा आंसर लिख दीजिए। और अगर आप ये चीज़ समझ गए तो इसके बाद आप एसए के अंदर भी एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। तो एथिक्स और एसए लिंक्ड है काफ़ी, ठीक है। तो ये थिंकर्स हैं। एटीट्यूड की बात की जाए, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी एन असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रेशर की, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको काम करना है। व्हाट कंट्रीब्यूट्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी से ही पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हम कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स को कैसे यूज़ करना है कि जब जो श्रीधरन थे, जो हमारे मेट्रो मैन है, मेट्रो मैन जब वेस्टर्न घाट्स के अंदर काम कर रहे थे तो उस टाइम पर ढेर सारे चैलेंजेस उनके सामने आए। उन चैलेंजेस के बावजूद भी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह काम करते रहे और अल्टीमेटली टाइम से पहले उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को फिनिश किया। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है, कि स्ट्रेस कितना भी हो हमने ऐसा काम करना है। Young people with ethical conducts are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward. मैंने आपसे बात की थी सोशल परजुएशन की, जिसके अंदर हम लोगों के बिहेवियर को समझेंगे और उस बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई करना है उसके तरीकों को समझेंगे। वही तरीके आपको इस आंसर के अंदर लिखना है। ये आपका पूरा का पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है। डिफेंस सर्विस में पेट्रियोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ। फिर पेट्रियोटिज्म आपके लिए क्या मायने रखती है ये लिखना है आपको। फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ये हमारे चैप्टर 1 के अंदर, चैप्टर 1 का ही आप क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, कि आप किस तरह किस तरह फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपकी वैल्यूज़ को फॉर्मुलेट करते हैं। तो ये आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो ये उस टाइम पर न्यूज़ में था, काफ़ी एडिटोरियल आ रहे थे, वहाँ से आपको लिखना था। किस में आप परसुएशन यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 में यूज़ कर सकते हैं आप परसुएशन की थ्योरीज यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर हेट्रेड इज डिस्ट्रक्टिव ऑफ अ पर्सन्स विजडम एंड कॉन्शियंस दैट कैन पॉइजन अ नेशंस स्पिरिट। डू यू एग्री विद दिस व्यू, जस्टिफाई योर आंसर। इसके अंदर भी क्या है, हेट्रेड को आपको खत्म करना है। इसमें आप इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उस कॉन्सेप्ट को भी लिख सकते हैं। फिर हेट्रेड जो है वो किस तरह सोसाइटी के फैब्रिक को वीक करती है वो आपको देखना है। जो डिविजन्स आपकी बन रही हैं, डिविजन्स कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। इकोनॉमी में डिवीजन है कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में। अगर कैपिटलिस्ट वर्कर से हेट करता है तो वर्कर को सोशल सिक्योरिटी नहीं देगा, और वर्कर अगर कैपिटलिस्ट से हेट करता है तो वर्कर उसके लिए काम ढंग से नहीं करना चाहेगा। पॉलिटिक्स के अंदर आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोशल डिविजन्स को और भी ज़्यादा डीपन कर रहे हैं अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिक्स के अंदर आपको देखने को मिलती है। सोसाइटी के अंदर आपको जेंडर बेस्ड हेट देखने को मिलती है, कास्ट बेस्ड हेट देखने को मिलती है, रिलीजन बेस्ड हेट देखने को मिलती है। तो जो हेटरेड है वो क्या कर रहा है, वो हमारे इन फैब्रिक को वीक कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ ईजी हो जाता है। जो टेररिस्ट आते हैं, देखिए अगर आप रिलीजन के बेसिस पर किसी से नफरत करेंगे, मान लीजिए देखिए क्लास को आप सिर्फ एक डिस्कशन की तरह लीजिए, मैं किसी को भी यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, तो टची मत होना, ठीक है। अगर आप हमेशा ये बोलते रहेंगे कि जो भी इस्लाम को फॉलो कर रहा है वो गंदा इंसान है, अगर आप मुस्लिम्स को हमेशा उल्टा बोलते रहेंगे तो उससे क्या होगा, इस्लाम को फॉलो करने वाले जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर जो हैं, इनके मन में एक बात पहुंच जाएगी कि हमें इंडिया के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। अब अगर ऐसा यंगस्टर्स जिसके मन में ये बात पहुंच चुकी है कि उनको इंडिया के अंदर इज्जत नहीं मिल रही, उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, उनके खिलाफ नफरत है, तो जब इस यंगस्टर के पास कोई टेररिस्ट जाएगा और टेररिस्ट बोलेगा कि तेरे को इंडिया के अंदर कोई भी हक नहीं मिल रहा तो तू हथियार उठा ले, तो ये जो यंगस्टर है ये ईजिली रेडिकलाइज हो जाएगा। तो हेट्रेड की वजह से क्या हो रहा है, आपके नेशन की स्पिरिट तो लूज हो ही रही है, आपके रेडिकलाइजेशन हो रही है। हेट स्पीच
हेट स्पीच आपको देखने को मिलती है, हेट स्पीच की वजह से आपके दंगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप इस क्वेश्चन के अंदर इजीली लिख सकते हो। सोशल इक्वालिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। नूपुर शर्मा हेट स्पीच, ठीक है। आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को यूज करके आ सकते हैं इसके अंदर, समझ रहे हैं। जब आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आए तो आपको एक तरीका जो मदद कर सकता है वो ये कि क्या आप इकोनॉमिक बेसिस पर कुछ लिख सकते हैं या नहीं। क्या इकोनॉमिक बेसिस पर आपको हेट्रेड देखने को मिलती है? हाँ, कैपिटलिस्ट और वर्कर के बीच में लड़ाई रहती है, हो सकता है हेट्रेड हो। हेट्रेड होगी तो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक खराब होगा, साथ ही साथ हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ खराब होगी, ठीक है। नेशन की स्पिरिट खराब हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ खराब होने की वजह से। दूसरा आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स के अंदर आपको कहीं हेट्रेड देखने को मिल रही है? दुनिया भर की हेट्रेड है, क्या उससे हमारे नेशन की स्पिरिट खराब हो रही है? बिल्कुल हो रही है। क्या आपके सोशल बेसिस पर आपको कुछ हेट्रेड देखने को मिल रही है? बिल्कुल देखने को मिल रही है, और उससे स्पिरिट कैसे खराब हो रही है? इनकी वजह से कुछ एग्जाम्पल, रेडिकलाइजेशन, हेट स्पीच, ये सारी के सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका एक वेल राउंडेड आंसर इससे बन सकता है। द करेंट इंटरनेट एक्सपेंशन हैज इंस्टिल्ड अ डिफरेंट सेट ऑफ कल्चरल वैल्यूज विच आर इन कन्फ्लिक्ट विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, ठीक है। ट्रेडिशनल वैल्यू क्या होती थी? आप साथ बैठ के घर वालों से बात करते थे, सोशल इंटरेक्शन थी। आज की डेट में सोशल इंटरेक्शन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सोशल मीडिया इंटरेक्शन। आप देखते हैं कोई भी कमेंट, कोई भी पोस्ट होता है, उस पोस्ट के ऊपर ढेर सारे कमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट ने एक तरह की अनोनिमिटी आपको दे दिया। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी कमेंट कर सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप कैसे दिखते हो, आप रियल लाइफ में कॉन्फिडेंट हो, दब्बू हो, कैसे हो, किसी को नहीं पता। तो आप कई बारी ट्रोल करने लग जाते हो, ट्रोलिंग के इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको हेट कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। जबकि पहले क्या होता था? पहले आपको कुछ भी बोलना है तो इन पर्सन बोलना पड़ता था। जब आपको कमेंट्स इन पर्सन करने पड़ेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखोगे कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये वो उस चेंजेस के ऊपर बेस्ड था। ये भी मतलब क्लास के अंदर ये वाली चीज़ भी कवर होती है। थोड़ा सा आपको इसमें क्रिएटिव हो सकते हो, बहुत अच्छा नंबर आएगा इसमें आपका। आर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ वर्क, ठीक है, एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, सोशल वैल्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट देन इकोनॉमिक वैल्यूज, डिस्कस द अबव स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं तो ये जो आपकी पहली स्टेटमेंट है, क्या ये आपके नैरो कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ में फिट बैठती है? कि सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, सोशल वैल्यूज को नहीं दी जा रही, ठीक है। तो वही सेम चीज बार बार रिपीट होती है। द करेंट सोसाइटी इज प्लेग्ड विद वाइड स्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। पर्सनल वेलबींग में और सोशल वेलबींग में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इन सब चीज़ों के? व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनस एटीट्यूड, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का जो थ्योरी है वो हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर ये आपका पूरा दोबारा से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स हैं, डायनेमिक, कि गवर्नेंस क्या होती है, गुड गवर्नेंस क्या होती है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ कैसे होती है, उसको आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था वही क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया अलग तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है एथिक्स का, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हमने देखी हैं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, अगली क्लास हम कैसे स्टार्ट करेंगे? क्लास की स्टार्टिंग होगी हमारे चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 के अंदर ही मैं आपका चैप्टर 5 भी थोड़ा सा इंक्लूड करूँगा।